परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम सभी लोगों को आज फिर से एक अवसर मिला है जब हम एक नए विषय को लेकर आज कक्षा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। वैसे तो विधिवत हमारी योग दर्शन की कक्षा चलती है, पर आज रविवार है और रविवार को हम प्रायः ऐसा करते हैं कि कोई ना कोई एक विषय जो सामाजिक विषय है, जो हमारे अपने समाज की समस्याओं को लेकर के है, जो चिंताएं माता पिता की हैं, जो चिंताएं विद्यार्थियों की हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के एक विचार बना कि इस पर हम लोग एक बार बातचीत करेंगे। विषय बड़ा गंभीर है और ऐसे विषय पर प्रायः चर्चाएं हो नहीं पाती। तो उसी चर्चा को करने के लिए आज का ये दिन सुनिश्चित किया गया और आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो आइए सबसे पहले, जैसा कि हमारी सनातन की परंपरा है, हम जब भी कोई कक्षा शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, कोई बातचीत शुरू करते हैं, तो परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज की जो हम चर्चा करेंगे, उस चर्चा से हम कुछ सार्थक सीख करके यहाँ से जाएं, हम कोई समाधान लेकर के जाएं, हमको हमारे जीवन में प्रकाश हो, हम यहाँ से उत्तम स्थितियाँ बनाएं, हम आगे बढ़ें, हम जीवन के जो भौतिक लक्ष्य हैं, सांसारिक लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करें और उसके बाद जो आध्यात्मिक लक्ष्य हैं, उनको भी हम साथ साथ आगे लेकर बढ़ें और उन्हें प्राप्त करें। तो ऐसी उत्तम भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है कि आजकल के युवाओं में जो अट्रैक्शन की यानी आकर्षण की स्थिति बनती है और उससे जो हानियां होती हैं, उनको लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे। इन विषयों पर प्रायः चर्चाएं बड़ी कम हो पाती हैं हमारे समाज में। हम किसी घर में जाएं, विशेषकर जो हम सनातनी लोग हैं, हम जो हिंदू लोग हैं, हमारे घरों में तो ये चर्चाएं बिल्कुल नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है, हमको संकोच होता है कि हम इन चर्चाओं को बच्चों के सामने करेंगे या बड़े लोगों के सामने करेंगे तो क्या ही असर पड़ेगा घर वालों पर, बच्चों पर या बाकी लोगों पर। तो ऐसी चर्चाओं को करने से प्रायः हम लोग बचते रहे हैं और उस बचने का कितना दुष्परिणाम हमारे सामने आता है, इसकी रूपरेखा अभी हम देखेंगे। इस पर एक नज़र डालेंगे कि समाज में क्या क्या स्थितियां चल रही हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की स्थिति बड़ी खराब है और आज के परिवेश में अपने आप को बचाए रखना, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना एक बड़ा चैलेंज का काम है, बहुत मुश्किल काम है। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कि कैसे आज के युवाओं के ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए, उनके जीवन की रक्षा की जाए, जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उन लक्ष्यों को सजाया जाए, संवारा जाए और उनको प्राप्त करने में उनकी सहायता की जाए। तो इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जा पाता है और समाज के जो वरिष्ठ वर्ग हैं, जो आचार्य वर्ग है, विद्वान वर्ग है, वो भी इनसे कई बार हाथ खींचने लगते हैं, पीछा छुड़ाने लगते हैं और इन पर बातचीत नहीं कर पाते। आज के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनको तो भूल ही जाएं कि उनमें ये चर्चाएं होती हैं। कॉन्वेंट स्कूल्स के अलावा जो सरकारी स्कूल हैं, विद्या भारती द्वारा संचालित अन्य स्कूल हैं या गुरुकुलों तक में भी अब ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी कि इन विषयों पर चर्चा की जाए। आज की कक्षा में ज़्यादातर उन लोगों को आमंत्रित किया गया है जो लोग टीन एज में हैं या टीन एज से थोड़ा आगे निकल गए हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल तक के लोग ज़्यादा हैं। पहले हमारा ये मंशा थी, ये विचार था कि आज की कक्षा में केवल युवाओं को बुलाएंगे, किशोरों को और किशोरियों को आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि समस्या मुख्य रूप से उन्हीं की जीवन की है। पिछले लगभग 1 डेढ़ साल में मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आए, सैकड़ों मैसेजेस आए लोगों के, बच्चों के, युवाओं के, युवतियों के, कि हमारे जीवन में एक समस्या है कि हमको
किसी से प्रेम हो गया है, किसी से प्यार हो गया है, कोई पसंद आ गया है हमको, और उसमें समस्याएं ऐसी चल रही हैं कि ना तो साथ रहते बन पा रहा है, ना छूट ही पा रहे हैं वहां से। और ये जो युवक और युवतियां हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में? पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई ना कोई उन्होंने लक्ष्य बना रखा है। अब समस्या उनके जीवन की ये है कि मन नहीं लगता है पढ़ाई में, हमेशा ध्यान उधर ही लगा रहता है कि कैसे पढ़ाई करें। कुछ भी खूब सारे प्रयास करके देख लिए कि कैसे भी वहां से मन हटे, लेकिन मन हट नहीं रहा है। बार बार वही चिंता सामने आती रहती है। उसने मैसेज नहीं किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मुझको समझता नहीं है, या वो मुझको समझती नहीं है। इतनी सारी समस्याओं से जूझते हुए पढ़ाई को तो एक तरफ रख दिया जाता है, और सारी चीज़ें वहाँ जाके फोकस हो जाती हैं, और फिर जीवन में एक समस्या आती है जिसका नाम होता है डिप्रेशन, तनाव, एंग्जाइटी। इन सब समस्याओं का शिकार होते हुए खूब सारे युवा आज के देखे जा सकते हैं। तो इस पर हमने बातचीत करने के लिए जब मन बनाया हमारी टीम ने, हमारी कक्षा के सदस्यों ने, तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि वास्तव में ये समस्या युवाओं की कम है। इसमें उतनी गलतियां युवाओं की हैं नहीं जितनी मान ली जाती हैं, जितनी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जो समस्या है मुख्य रूप से वो है पेरेंट्स की, अभिभावकों की, माता पिता की। चाचा ताऊ हो सकते हैं, किसी घर के दादी बाबा हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं। ये सब अभिभावक ही होते हैं किसी के लिए भी। तो उनके कुछ ना कुछ अभिभावकत्व में कमी रही है, उनकी पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ समस्याएं रही हैं, कमजोरियां रही हैं, जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी एक बहुत गलत दिशा में जा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आज की कक्षा के लिंक को हमने सार्वजनिक किया, सब समूहों में भेजा, बड़े लोगों को भी भेजा, ताकि सब लोग आएं, बातचीत को सुने ध्यान से, और उन गंभीर पहलुओं को समझने का प्रयास करें कि आज की हमारी युवा पीढ़ी किस गलत दिशा में जा रही है। तो बातचीत शुरू करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई बालक ने 12वीं कक्षा पास की, तो 12वीं के बाद ज़्यादातर विकल्प होता है कि वो अपने गांव को छोड़ करके, या अपने छोटे शहर को छोड़ करके, या वो बड़े शहर में भी है तो थोड़ा दूर कहीं स्थान तलाशते हैं कि अब आगे की पढ़ाई के लिए बाहर निकला जाए। बाहर जाते हैं घर से, और बाहर जाने में पहली बार उनको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई युवक है, वो किसी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया। अब एडमिशन लेता है तो वहाँ फिर रहने की भी समस्या है। रहने के लिए कोई हॉस्टल देख लिया है, किसी हॉस्टल में जाके रहने लगे, नए दोस्त हैं, नया सब कुछ है। तो जब ये नए नए दोस्त बनते हैं, नया नया एक सोसाइटी बनती है, फ्रेंड सर्कल बनता है, तो उस स्थिति में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू होती हैं। ये बातें मैं इसलिए बड़े ठोस रूप में कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी कॉलेज में रहा हूँ, मैंने खुद भी पढ़ाई की है, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा है, बहुत करीब से देखा, और वो समस्याएं खुद भी झेली, खुद महसूस की, उनसे कैसे निकले, कैसे फंसे उन सब में, ये भी सब देख के आए हैं वो अच्छे से। तो वहाँ जब पहली बार कोई अच्छा सुधरा हुआ समझदार बालक जब पहली बार किसी हॉस्टल में पहुँचता है, तो हर हॉस्टल में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर फ्रेंड सर्कल में एक खलीफा जरूर होता है। एक ऐसा खलीफा जो सब कुछ जानता है कि किसको कैसे बिगाड़ना है, किसको किस तरीके से कैसे गलत रास्ते पे ले जाना है, वो अच्छे से जानता है बढ़िया से। तो अब वो क्या करता है, वो उन कहानियों को सुनाता है जो इस लड़के ने कभी अपनी 12वीं कक्षा तक कभी पढ़ी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, जिसकी चर्चाएं कभी स्कूल टाइम में कभी हुई नहीं। माता पिता ने समझा के भेजा था, कहा था कि जब वहाँ जाओगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, बच के रहना उनसे, कभी जीवन में गलत काम मत करना। लेकिन कब तक ना करे, एक ना एक दिन तो ऐसा आता ही है जब उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू होता है। धीरे धीरे फिर वो सब बातचीत शुरू होती हैं, जिनको लेकर के हमारे समाज में ये स्थिति बनती है कि ये अश्लीलता है, ये बहुत खराब बातें हैं, ये इनको गलत मार्ग पे ले जाने वाली बातें हैं। और ये लगभग हर कॉलेज में, हर हॉस्टल में ये खुलेआम चलता है, जम करके।
जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, जो हॉस्टल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जिन्होंने इन सब चीज़ों को नज़दीकी से देखा है, वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि कितने व्यापक स्तर पे ये खराब काम चलता है। और फिर धीरे धीरे जैसे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, कॉलेज जाना शुरू, तो वो बातचीतों का सिलसिला और बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे फिर आकर्षण होना शुरू होता है, क्योंकि आयु का दौर ही ऐसा है। 21-22 साल की जो आयु है, आजकल तो और भी कम ले लीजिए, ये तो मैं ज़्यादा करके बता रहा हूँ क्योंकि कक्षा में ज़्यादा संख्या इन्हीं लोगों की है। तो उस आयु के जो लोग हैं, उस आयु के जो विद्यार्थी हैं, सीधी सी बात है कि ऑपोजिट जेंडर के प्रति, जो उनके विपरीत लिंग वाले हैं, लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़के के प्रति एक खिंचाव, एक आकर्षण बनता ही है। सहज बात है, स्वाभाविक बात है और सामान्य बात है, होता ही है। पहले हमारी परम निखिल जी, आप म्यूट रखिए, निखिल शर्मा जी। तो ये सब सामान्य बात है, हर लड़के के साथ, हर युवक के साथ, हर युवती के साथ ऐसा होता ही है। जब पहली बार किसी के साथ ये हो रहा होता है, अब वो इस बात को किसी के साथ साझा नहीं कर पाता। बड़े ध्यान से समझेंगे, माता पिता तो विशेष रूप से समझें इस बात को। जब पहली बार उसके साथ किसी का आकर्षण स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हो रहा होता है, इस बात को वो किसी को साझा नहीं कर पाता। फिल्मों में देखा है, इधर उधर कहानियां सुन रखी हैं, सीरियल्स में देख रखा है, वेब सीरीज में खूब देखा है उसने कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब उसको भी शुरू शुरू में बड़ा हसीन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, ये कहते हुए कि देखो हमारी भी दोस्त है, हमारा भी एक दोस्त है। ये कहने में एक गर्व भी तो होता है उसे। और उसको जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बड़ी हसीन दुनिया है, बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में, बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है, और कोई हमारी भी केयर करने वाला है या केयर करने वाली है, तो उसको मज़ा आता है और वो धीरे धीरे उस रिलेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। और देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत कोई पेन मांगने से लेकर होती है। कोई पेन मांग लिया किसी ने नोट्स मांग लिया, और नोट्स मांगने की प्रक्रिया में मान लीजिए किसी लड़के ने अच्छे नोट्स बनाए, बढ़िया से सजा के संवार के, या लड़की ने बनाए, तो सामने वाला जो उसका जो पहली बार मिलन हुआ जिससे, वो इसकी तारीफ कर देता है, थोड़ी सी प्रशंसा कर देता है। और प्रशंसा कैसे करता है? अरे आप तो नोट्स बड़े अच्छे बनाते हैं, आपकी तो राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप तो बड़े पढ़ने में अच्छे हैं, आपका तो ये बड़ा अच्छा है, आप तो बड़े स्मार्ट दिखते हैं, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, आपका जो ये पर्सनैलिटी है ये बड़ी शानदार है। और ये सामने वाला जो है जिसकी प्रशंसा हो रही है, ये इसके लिए खुला आमंत्रण है कि अब आप फंस चुके हैं। कहीं भी आकर्षण की शुरुआत इसी चीज से होती है, प्रशंसा से ही। सावधान होने की आवश्यकता है यहीं से। जो लड़के लड़कियां भी कक्षा में हैं उनके लिए भी ये बात है, और जो माता पिता कक्षा में हैं वो भी अपने बच्चों को यहीं से समझाएं कि पहली बार फंसने में कोई बिंदु सबसे पहला होता है, तो वो होता है प्रशंसा। सामने वाला हमारी प्रशंसा करता है और हमको अच्छा लगता है। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती, सबको मजा आता है इस चीज में कि, और विशेषकर ऑपोजिट जेंडर वाला करे तब तो और अच्छा लगता है। तब तो लगता है कि कोई तो है जो मुझको समझ रहा है, आज तक किसी ने मेरी इस स्किल को देखा ही नहीं। सब लोग तो ऊपर ऊपर से मुझे देखते थे, इसने आज मुझे पहली बार गहराई से देखा है। थोड़ी नजदीकियां बढ़ती हैं धीरे धीरे। नजदीकियां बढ़ने में होता क्या है, अब कुछ गहरी बातों पर चर्चाएं शुरू होती हैं, कुछ भीतर की और जो स्किल्स हैं उन पर प्रशंसाएं शुरू होती हैं। व्यक्ति फिर अपने आप भी अपनी स्किल्स को और प्रेजेंट करता है और दिखाता है कि देखो, जितना तुम समझ रही हो ना, या जितना तुम समझ रहे हो, मेरे भीतर अभी ये भी तो है। मैं ऐसा लड़का हूँ, मैं ऐसा भी कर लेता हूँ, मैं साथ में ये भी है मेरे पास ये भी टैलेंट है। वो और ज़्यादा प्रेजेंट करता है। लड़की भी करती है। मामला दोनों ओर से है, ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष पर ये बात लागू होती है, दोनों तरफ से चलता है ये। अब जब ये चीजें आगे बढ़ रही होती हैं तो और दिखाने के प्रयास में और अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में व्यक्ति और अच्छा बनता ही है। ना भी हो अच्छाइयाँ तो अच्छाइयाँ लाता है अपने भीतर, क्योंकि सामने वाले को रिझाना भी तो है। ये बातें कई बार बलपूर्वक भी हो रही होती हैं, कई बार सहजता में भी हो रही होती हैं। अब एक मजेदार बात इसमें यह है, रोचक बात है, सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को। आप सामने वाले को कब तक अपनी अच्छाइयाँ दिखाएंगे? अच्छाइयों की भी कोई एक लिमिटेशन है, एक सीमा है।
एक समय के बाद अच्छाइयाँ हमारी खत्म होने लगती हैं और शुरुआत हमारी अच्छाइयों से ही होती है, हमारे सद्गुणों से। सामने वाला प्रभावित हमारे सद्गुणों से ही तो होता है, हमारी बदतमीजियों से थोड़ी होता है, या हमारे अवगुणों से थोड़ी होता है प्रभावित, सद्गुणों से ही होता है। लेकिन उनकी एक सीमा है, एक सीमा के बाद हमारे सद्गुण खत्म हो जाते हैं, हम अपनी कहाँ तक प्रशंसा करवाएं। धीरे धीरे शुरुआत होती है बुराइयों से। अब हमारी बुराइयां उस सामने वाले तक पहुंचती हैं। जैसे ही एक बुराई शुरू हुई, अब तो बुराइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसमें इस पूरी प्रक्रिया में ज़्यादा दिन नहीं लगते, 1 महीना लगता है बस। 1 महीना, 1.5 महीना, किसी को 2 महीना लग जाए, 2 महीने तक कोई अच्छा बना रह सकता है। और जब धीरे धीरे बुराइयां शुरू होती हैं तो दोनों के बीच तनाव शुरू होता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। और आजकल तो सामान्य बात है कि जैसे ही किसी के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहला काम होता है फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं। फ़ोन नंबर ले लिए हैं दोनों ने एक दूसरे के, और धीरे धीरे गुड मॉर्निंग गुड नाइट से बात शुरू होती है। और फिर वो जो 2-2 सेकंड के मैसेज थे, 3-3 सेकंड के मैसेज थे, 1-1 मिनट की बातचीत थी, वो कब 2-2 घंटे तक पहुंचती है, 4-4 घंटे तक पहुंचती है, और पूरी पूरी रात तक पहुंचती है। इसका पता माता पिता को नहीं है जो घर पे हैं, और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, कॉलेज में हैं, हॉस्टल में हैं, कोई प्राइवेट रूम ले रखा है, अलग से रह रहे हैं पीजी में। हर बच्चे के साथ होता है, लगभग हर बच्चे के साथ। कोई बहुत सौभाग्यशाली बच्चा ऐसा होगा जिस पर पेरेंट्स की अच्छी नज़र है, पेरेंट्स उसके साथ अच्छा मित्रता का भाव बना करके उसको पूरी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, नहीं तो हर किसी के साथ ये हो रहा है। और आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। कोई माता पिता सोचे कि नहीं, मैं ऑनलाइन देख लूँगा, अगर ऑनलाइन होगा ना तो मैं पहचान लूँगा, अगर ऑनलाइन होगी तो मुझे पता चल जाएगा, या मैं कॉल करके देख लूँगा तो पता चल जाएगा कि मेरी बेटी या मेरा बेटा किसी से बात तो नहीं कर रहा है। लेकिन ये गोलूपन वाली बातें हैं, माता पिता का गोलूपन होता है ये। यदि बच्चों को आप ऐसा मानते हैं कि बच्चे आ जाएंगे पकड़ में, उनके पास हजार रास्ते हैं बातचीत करने के, कितनी सारी तकनीकियां हैं। जैसे मान लीजिए गूगल मीट ही है, दो लोग गूगल मीट पे बात कर रहे हैं, अपना लिंक क्रिएट कर रखा है उन्होंने, आराम से बातचीत चल रही है वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे। आप बताइए कैसे पकड़ेंगे उनको? उनका अपना प्राइवेट लिंक है, अपना जनरेट कर रखा है उन्होंने अपनी तरफ से, बताइए कैसे पकड़ेंगे उनको? बातचीत चल रही है, और इस बातचीत की प्रक्रिया में आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे कहाँ से बातें आती हैं, कहाँ से वो सब आता है, कितने टॉपिक उनके पास होते हैं, कितनी बातचीत होती है, बातचीत की कितनी लंबी सीमाएं होती हैं, कितनी पराकाष्ठा होती है, ये आप विश्वास नहीं कर सकते। ये तो वही जानता है जिसने कभी बातें की हैं। म्यूट रखेंगे सभी, आज तो म्यूट करने का विकल्प भी नहीं आ रहा है इधर से मेरी ओर से। तनिक रुकेंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ। आज कुछ इधर से आ ही नहीं रहा है, नहीं तो मैं इधर से म्यूट कर देता सबको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो जब बातचीत उनकी चल रही होती है तो टॉपिक कितने होते हैं उनके पास बात करने के? सैकड़ों विषय होते हैं, कहाँ से आते हैं, कितनी बातें करते हैं। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, जो कक्षा में भी इस समय हैं, जो उस सब में फंसे हुए हैं इस समय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किसी विशेष का, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है और अच्छा भी नहीं लगता किसी का नाम लिया जाए। तो आप लोग एक बार विचार करके देखिए, जब आप पूरी पूरी रात बात करते रहे अपने सहयोगी के साथ, अपने मित्र के साथ, मित्र का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो जब उससे बात हो रही थी आपकी, कभी पढ़ाई को लेके बात हुई? या पढ़ाई को लेके कितनी बातें करते हैं? मान लीजिए आपने पूरी रात में 6 घंटे एक दूसरे के साथ चैटिंग की, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे बात की, तो किसी प्रेजेंटेशन को लेकर के, या किसी नोट्स को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के बात होती है कभी? कभी नहीं होती। लक्ष्य किस लक्ष्य को बनाकर गए थे आप कॉलेज में या स्कूल में? मुख्य लक्ष्य था पढ़ाई करने का, आप करियर को लेके गए थे, आप वहां पर जाकर फंस गए।
और जब ये व्यक्ति वहाँ पे फंसता है तो अब समस्या वही है कि कम से कम अपने माता पिता को तो बिल्कुल नहीं बता पाता, क्योंकि डर है। अगर एक बार मम्मी को बता दिया, पापा को बता दिया, तो इतनी सुताई करेंगे, इतना कूटेंगे कि फिर पढ़ने के लिए तो भेजेंगे नहीं, अगर उन्हें एक बार पता भी चल गया। इसलिए बच्चा डरता है बताने से, बिल्कुल नहीं बता पाता, साझा ही नहीं कर पाता। अब देखिए यहाँ से एक बड़ी खराब बात और होती है जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। वो क्या है? पढ़ाई करने गए हैं, फर्स्ट ईयर है या मान लीजिए सेकंड ईयर है किसी का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, या स्कूल का भी मान लीजिए, 11वीं है या 12वीं कक्षा है, कोई भी ले लीजिए। वहाँ बातचीत शुरू हुई है, धीरे धीरे कनेक्शन बढ़े हैं इनके, और बातें कहाँ तक की होने लगती हैं? विवाह तक की। विवाह करेंगे तो आप ही से, शादी तो आप ही से करेंगे। कमिटमेंट हो जाते हैं एक दूसरे के बीच, संकल्प रख लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, गहरी प्रतिज्ञा। तुझसे ही शादी कराऊं करूंगा, वरना कबारा मर जाऊंगा, ऐसे वो गाने तो सुन ही रखे हैं ना, तो फिर इनके लिए और आसान हो जाता है। क्योंकि उसने भी शादी की थी, सलमान खान ने, कैसे जमाने से लड़ गया था, कैसे देखो दुनिया से लड़ा, माँ बाप तक से लड़ गया, और शादी करके ही माना उससे। शाहरुख खान देखो, अपने पिता तक को की बात नहीं सुनी उसने, और उसका नहीं सुना। हजारों कहानियां फिल्मों में सुन रखी हैं, और उन्हीं को जीवन में अप्लाई करने लगता है। विद्याध्ययन का काल है, विद्या पढ़ने गए हैं आप, और आप लग किस चीज में गए हैं? अब बातें सीधी शादी की होती हैं, उससे नीचे बात ही नहीं होती। अब तो इनको बहुत हल्की बातें लगने लगती हैं कि पढ़ाई, अरे पढ़ाई हो जाएगी, अरे करियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हल्की बातें, इसमें ऐसा क्या, कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, ये नहीं करेंगे वो कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे। लेकिन शादी इनके लिए प्राथमिकता हो जाती है। और फिर शादी होने में कैसी बातें हैं? तुम्हारे पापा मान जाएंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, मेरे पापा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पापा तो कास्ट में बिलीव करते हैं, मेरे पापा तो इस चीज़ में बिलीव करते हैं, मेरी फैमिली इस बात को नहीं मानेगी। अब रात रात भर डिस्कशन इनके इसी बात को लेके हैं कि शादी के लिए अनुकूलताएं कैसे बनाई जाएं, घर वालों को कैसे मनाया जाए, ताऊ जी को कैसे मनाएं, फूफा जी को कैसे मनाएं, जीजा जी को कैसे मनाएं। अच्छा, उधर से करेंगे ना, दीदी से बात करेंगे तो वो शायद करवा दें। ये बातें होती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मुझे कैसे पता? तो बताते हैं बच्चे आकर के, खूब बताते हैं, खूब साझा करते हैं। जैसे आज की कक्षा में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो फिर कक्षा के बाद मिलते हैं कई लोग, वो अपनी बातें बताते हैं इसी प्रकार से। कहा जी ऐसे ऐसे चलता है मामला। कितने कितने घंटे रात भर बीत जाते हैं। एक तरफ वो बालक भी है जो गंभीरता से रात रात भर पढ़ रहा है, उसने 7 7 8 8 घंटे निकाले हैं पढ़ाई में, रात भर में, दिन में भी पढ़ा है, दिन में कुछ और भी काम किया है, घर के काम कराए हैं, बाहर किया है, पार्ट टाइम जॉब की है उसने खर्चा निकालने के लिए, और रात को बेचारा 6 7 घंटे पढ़ रहा है। और ये महाशय और ये देवी जी क्या कर रहे हैं? इनकी बातें चल रही हैं, और बातें भी पारलौकिक स्तर की। पारलौकिक स्तर की बातें कैसे? मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती हूँ। लेकिन ये सब गोलूपन की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। प्यार नाम की चीज इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये जिसको कहा जाता है कि हाँ मुझे प्रेम हुआ है तुमसे, मुझको तुमसे प्यार हो गया है, ये इस नाम की तो चीज इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यदि किसी को ये भरोसा होता हो कि हमको तो उनसे बहुत प्यार है और हम वास्तव में करते हैं, तो मुझे अलग से मिल लीजिएगा, उसका फिर परीक्षण कर लेंगे कि कितना प्रेम है। प्रेम की दुनिया में जो वास्तव में प्रेम है, उस वास्तविक प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है, बंधन नहीं होता। और आपने सामने वाले को बांधा हुआ है कि मुझसे बात क्यों नहीं की, कहाँ बिजी थी या कहाँ बिजी थे, रिप्लाई क्यों नहीं किया, इतनी देर कहाँ लगा दी, क्यों नहीं उठाया फोन, क्यों रिसीव नहीं किया। माने सामने वाले को ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे इस पर मेरी मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मैं कहूँगा तो ऐसे करे, मैं कहूँगी तो बिल्कुल ऐसे चले, ऐसी मोनोपोली होती है। मेरे कहे बिना एक कदम भी इधर से उधर न रखे, ऐसे चले जी। और कहने को कहते कि मैं तुमसे आत्मा से प्रेम, मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ, मुझे ना तुम्हारे शरीर से कोई प्रेम नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी धन दौलत से, मुझे तुम्हारे ये जो ऐश्वर्य है इनसे किसी से प्रेम नहीं है, मैं तो तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती हूँ। फालतू की बातें हैं, गोलूपन की बातें हैं। यदि कक्षा में इस समय किसी को ऐसा भरोसा है ना,
तो फिर आप अपने भरोसे को एक बार जांचिएगा, देखिएगा एक बार फिर से टटोल करके। बार बार समझाने का प्रयास किया जाता है कि आपका लक्ष्य है पढ़ाई का, आपका लक्ष्य है कि आप कुछ पहले करें, कुछ बने, लेकिन जहाँ जिस स्थिति में फंसे हुए हैं, अब रोते हैं। एक स्थिति आने के बाद में बहुत दहाड़ मार के रोते हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई जो 22-23 साल के हैं, इस समय फ़ोन आते रहते हैं और बिल्कुल ऐसी बेचैन स्थिति में हैं, जैसे लगता है कि किसी ने बहुत पीटा है, किसी ने बहुत उनको मतलब बंधन में बांध रखा है, जैसे जकड़े हुए हैं जंजीरों में, इतनी बेचैन है वो। और मज़ेदार बात देखिए, इन सब बातों का पता माता पिता को बिल्कुल नहीं है घर पे। इतनी बेचैनियाँ चल रही हैं, इतने डिप्रेशन की सिचुएशन में हैं, इतनी एंग्जाइटी है, भयंकर स्थितियों में है। मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं है घर पे, और इधर उधर उपाय खोजने का प्रयास करते हैं कि कहीं किसी कोई आचार्य जी मिल जाएं, कोई गुरु जी मिल जाएं, जी आप हमारा कोई समाधान बताइए, कैसे करें, भूल नहीं पा रहा हूँ मैं उसे, मैं कैसे कन्विंस करूँ, कैसे मैं उसको मनाऊँ, कैसे समझाऊँ, मेरी बात को समझती नहीं है या समझता नहीं है, उसका कहीं और रिलेशन चल रहा है, वो कहीं और बात करती है या वो कहीं और बात करता है, मुझे उस पर पहले से ही शक था, ये धोखा देने वाली है, ये धोखा देता है मुझको। दोनों का चलता है एक दूसरे के प्रति ऐसे ही, और इसी चीज को लेकर के दिन रात तनाव में है, भयंकर तनाव में। सामान्य बात नहीं है, किसी को हल्की बात लग सकती है, बड़े लोगों को या जो लोग उन स्थितियों से निकल आए हैं उनको लग रहा होगा अरे गोलूपन की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, थोड़े दिन रहता है फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता। लेकिन आप उस बच्चे की थोड़ी स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। हाँ, गलत रास्ते पे वो गया है, बिल्कुल गया है, हो जाता है। वहां से रोकने का काम पहले आप ही का था, ये बड़े लोगों के लिए बात है। आपने रोका नहीं, आपने उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। ये दायित्व बड़े लोगों का था, ये उन टीचर्स का दायित्व था जिन्होंने स्कूल टाइम में बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाया था, अंगुलियां पकड़ के चलना सिखाया था, जिन्होंने उनको अक्षर ज्ञान कराया था, एक एक छोटी से छोटी बात सिखाई थी, नैतिक शिक्षा की बातें कराई थी। लेकिन इस बात को बताना भूल गए थे कि बेटा जब आगे जाओगे, स्कूल के बाद तुम कॉलेज में पहुंचोगे तो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा ये आने वाली है जो तुमको भटकाएगी, जो तुमको तुम्हारे लक्ष्य से विचलित करेगी। लेकिन ये बात स्कूल टाइम में कोई टीचर्स अपने बच्चों को बताते ही नहीं है। वैसे तो खूब बातें करेंगे कि अब 12वीं के बाद क्या करने का प्लान है बेटा तुम्हारा, इस बार साइंस लोगे कि आर्ट साइड लोगे, कॉमर्स साइड लोगे कि ये साइड लोगे, बताओ क्या करोगे इसके बाद, तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं करूँगा, बताना। ये कितने टीचर्स को तो इन बातों से भी कोई मतलब ही नहीं होता, और आगे जाके क्या उनके साथ बिगाड़ होता है, ये टीचर्स बाद में कहते हैं यार पढ़ने में तो अच्छा था हमारा बच्चा, ये तो बहुत अच्छा था, कैसे बिगड़ गया इतना, नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता, हमारा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो उसे बढ़िया से पढ़ाया। आपने केवल फिजिक्स तो पढ़ा दिया अच्छे से, केमिस्ट्री तो पढ़ाई, मैथमेटिक्स तो पढ़ाया, हिंदी, सामाजिक विषय ये तो खूब पढ़ाए, लेकिन जीवन की वो पढ़ाई आपने पढ़ाई नहीं जो सबसे आवश्यक थी। और पता इनको भी था कि जाके फंसने वाला है वहां पर, लेकिन इस बात पे कोई गंभीर ही नहीं है, और कितना नुकसान वहां जाके होता है। जैसा ये टीचर्स करते हैं वैसा ही माता पिता भी करते हैं, माता पिता तो और ज्यादा इग्नोर करते हैं, ऐसे ही भेज दिया है कि जितने पैसे चाहिए बताते रहना, हम तुम्हें भेज देंगे। पैसे भेजने के लिए एटीएम मशीन तो है ही इनके पास, वो भेजते रहते हैं इधर से, और बच्चों को क्या चाहिए, पैसा मिलता रहता है, माता पिता को भी लगता है कि बहुत बढ़िया से पढ़ रहा है। पिता लोगों को तो बिल्कुल मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो सप्ताह में कभी एक आध बार बात कर ली, हाँ भाई ठीक है पैसे वैसे हैं तेरे पास, नहीं है, इतनी बात होती है बस। हाँ ठीक है भाई, क्या चल रहा है आजकल, पढ़ाई कैसी चल रही है, हाँ जी पापा ठीक चल रही है, पैसे वैसे की जरूरत है, हाँ अभी तो हैं, इतने तक ही होती है बस पिता की बात, और वो भी सप्ताह में कर ली, महीने में एक बार कर ली, और हो सकता है साल में 2-3 बार कर ली तो बहुत होता है वो मामला। माताओं की तो हो जाती है हर दिन बात, कई बार दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती है, बच्चों से करती रहती हैं माताएं बात। लेकिन माताओं को तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, सच में नहीं पता, क्योंकि इन माताओं ने कभी हॉस्टल लाइफ देखी नहीं है, कभी कॉलेज लाइफ देखी नहीं है, और जिन माताओं ने देखी हैं तो उनको ज़्यादा कोई मतलब रहता नहीं है, वो भी हल्केपन में लेके छोड़ देती हैं, अरे कोई बात नहीं मॉडर्न ज़माना है, अरे बढ़ने दो बच्चों को, लेने दो मज़े, इनको भी करने दो, वो माताएं ऐसे करके छोड़ देती हैं।
बाकी ये जो घरेलू माताएं हैं, इनको सच में नहीं पता होता है कि वहाँ होता क्या है स्कूल कॉलेजेस में। हॉस्टल में कितने गंदे काम होते हैं, कैसे इनके बालक कितनी भयंकर स्थितियों में वहाँ पड़े हुए हैं, जो ना तो उसको छोड़ ही पा रहे हैं और ना उनमें लगे ही रह पा रहे हैं। छोड़ के आने में खतरा ये है कि पापा मारेंगे। गांव वाले या जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमको क्या क्या नहीं सुनाएंगे कि देखो पढ़ाई छोड़ के आ गया, देखो पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए वहीं लगा रहता है और वहाँ ऐसी चीजों में फंस गया है, वहां से निकल नहीं पा रहा है, चाह कर भी नहीं निकल पाता, इतनी भयंकर स्थिति में है और किसी को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। कौन जानता है? बस ये अकेला जानता है। ये बात लड़की के बारे में भी है, कोई ये ना सोचे कि मैं केवल लड़कों का पक्ष लेकर के बात कर रहा हूँ कि लड़कों के साथ ही ये अत्याचार होते हैं, ये समस्याएं होती हैं। क्योंकि लड़कियां भी मुझे बताती हैं इस बारे में, कई बार छोटी बच्चियों के, बहनों के फोन आते रहते हैं, बताती हैं वो अपनी समस्याएं, घर नहीं बता पाती। ये दुर्भाग्य है। ऐसे माता पिता के ऊपर धिक्कार की बात है कि आपकी बच्चियां या आपके बच्चे आपसे अपने मन की बात ना बता के किसी थर्ड पर्सन से वो शेयर करते हैं। पहले तो उन्होंने अपने सारे जीवन की चर्चाएं किसी एक ऐसे व्यक्ति से साझा कर ली जो उनके लिए अनजान था, जो उनके जीवन में पहली बार आया था, जिसने उसको एक रूहानी दुनिया दिखाई थी, जिसने उसको सपने दिखाए थे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम्ही से शादी करेंगे। तब तो अपने पूरे जीवन का सारा चिट्ठा वहीं रख दिया उसके सामने, और क्या कुछ रखा वो मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, वो आप सब जानते हैं क्या क्या होता है। तो इतनी भयंकर स्थितियों में जो आज की युवा पीढ़ी है, अब मुझे बताइए कि हर दिन या कितने ही हजारों लाखों लोग शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई करने के लिए जाएं या चाहे वो इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी करने जाएं। लाखों हैं, लाखों बच्चे जो इस तरीके से फंसे हुए हैं। 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कितने सालों से? 5 साल हो गए आपको, 6 साल हो गए आपको, 8 साल हो गए जी मुझे, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो कारण नहीं बताएंगे, क्योंकि कारण बताएंगे तो फिर बेइज्जती होगी ना। और कारण में क्या बताते हैं फिर मुख्य रूप से? एग्जाम ही कठिन हो गए हैं, अब तो ना पैटर्न चेंज हो गया है, अब तो सरकारें बदल गई हैं, ये ना पेपर लीक करा देते हैं, ये ना सरकारें ही ऐसी हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है मेरा, 1 नंबर से रह गया था, आधे नंबर से रह गया था। रीजन्स ये बताए जाते हैं, लेकिन मेन रीजन क्या है? उस पर ना सरकारों की दृष्टि है, न टीचर्स की दृष्टि है, न माता पिता की, गार्जियंस की, किसी की कोई दृष्टि नहीं होती। समस्याएं और भी हैं, इनकी और समस्याएं हैं, मैं उन पर बात नहीं कर रहा। आज का विषय केवल इसी विषय को लेकर है कि जब आकर्षण में कोई बालक फंसता है, जब उसको आजकल की दुनिया में जिसको प्रेम कहा जाता है, मोहब्बत कहा जाता है, जब वहां फंसता है तो उसके साथ क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, और हम उसका कोई समाधान नहीं कर पाते। बहुत बेचैनी होती है, बहुत भीतर से कुलबुलाहट होती है, छोड़ते नहीं छोड़ता है वो मामला कि वहां से निकले कैसे। कई बार निकल जाते हैं, जैसे तैसे निकल गए हैं एक जगह से, लेकिन एक बार ठीक से यदि किसी जगह से निकल जाए व्यक्ति अच्छे से देख करके कि हाँ जी वहाँ फंसे थे हम, और उसने बड़ा धोखा दिया या धोखा भी नहीं दिया, तो भाई वहाँ मेरी बहुत हानि हो गई, मैंने करियर भी खराब कर लिया, पढ़ाई खराब कर ली, इतना टाइम मेरा बर्बाद हुआ, मेरा शरीर भी खराब हो गया, मन भी खराब हो गया, आत्मा भी खराब हो गई, जीवन में कैसे कैसे अवगुण आ गए, लोगों के बीच कितना बदनाम हुआ। यदि इतने तक भी व्यक्ति संभल जाए, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छा है, वहां से निकल के आ गया, एक अनुभव ही होता है उस चीज का। लेकिन एक बार में तसल्ली नहीं होती है इस प्रक्रिया में। ऐसे कितने ही लोग मिलेंगे, कितने ही लोगों को मैं जानता हूँ, कितने ही बच्चों को जानता हूँ मैं, जो एक बार वहां से निकले थे और फिर से जाके फंस गए हैं, कहीं दूसरी जगह लग गए हैं। पहला अफेयर चलता था उनका कहीं पे, वो अफेयर परिणति तक नहीं पहुंचा जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था। परिणति कहाँ मानते हैं लोग? शादी तक। वो नहीं हो पाई, अब दूसरी जगह लगाया है, अब दूसरी जगह चल रहा है। मजा आता है, अच्छा लगता है, वहां पे खुशी होती है। और ये प्रक्रिया रुकती थोड़ी है। एक समय ऐसा आता है जब समय बहुत निकल गया होता है,
जीवन का वो समय जो प्रोडक्टिव समय होता है, जिस समय व्यक्ति कुछ विशेष करता है, जिस समय वो रचनात्मक काम करता है अपने जीवन में, जिस समय वो आत्मा को उठा रहा होता है, जिस समय वो मुक्ति की ओर बढ़ रहा होता है। यदि अध्यात्म की दुनिया में है तो मुक्ति की ओर बढ़े, यदि भौतिक दुनिया में है तो करियर बनाने की ओर आगे काम करे, पैसा कमाए, धन कमाए। और ऐसे समय में कहाँ फंसा हुआ है? शादी कब करोगे मुझसे? पापा मान जाएंगे आपके? मेरे पापा तो नहीं मानेंगे। वही कास्ट की समस्या, इसकी समस्या, उसकी समस्या, इसमें लगे हुए हैं। कई लोगों को मैंने मना किया। मैं सीधे सीधे किसी को मना नहीं करता कि आप बात मत करिए। जैसे पता चला किसी के बारे में कि इनका आपस में कोई कनेक्शन है, रिलेशन है, दो लड़के लड़कियों का, मैं मना करता ही नहीं सीधे सीधे। कभी कभी बाई चांस करता हूँ मैं मना। मैं कहता हूँ कर लीजिए, करके देखिए। मेरे कहने से तो आप मानेंगे नहीं। यदि मैं कह दूं कि मत करिए तो क्या आप मेरी बात को मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? और वो ये सोचता है कि अरे इसको मेरे भीतर की फीलिंग्स का क्या पता, कि मेरे भीतर उसके लिए कितना प्यार है, मैं उसकी आत्मा से कितना प्यार करता हूँ, ये क्या जाने उसके बारे में। लेकिन उसको ये क्या पता है कि ये वहीं से निकल के आया है, ये देख के आया है उस दुनिया को। ये समझता ही नहीं है, तो मानता नहीं है। तो मैं कह देता हूँ कि कर लो, देख लो। हो सकता है 4-5 साल बाद, 5-6 साल बाद जाके जब पीछे लौट के देखोगे ना एक बार, तब समझ में आएगा कि वास्तव में समस्या क्या थी, वास्तव में क्यों टोका गया था आपको उस समय, क्यों रोका गया था। तब जाके अफसोस होगा। लेकिन बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा फिर उस समय, कि आप पीछे मुड़ के आ जाएं और फिर से देख लें कि अ, चलो फिर से एक बार जीवन को शुरू करते हैं, एक नए सिरे से शुरू करते हैं। नहीं, फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन की जो सबसे प्रोडक्टिव एज होती है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपने ऊपर काम कर सकता है, वो आपने फ़ोन पर गुजार दी, वो आपने मैसेजेस में गुजार दी, वो आपने व्यर्थ की बातों में, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में खराब कर दी। वो आयु आपने ऐसे ही गंवा दी जो इस समय पढ़ने की आयु थी, अपने आप को कुछ बनाने की आयु थी। तरीके पूछते हैं, कहते हैं जी गुरुजी कुछ ऐसा बताइए ना कि मैं वहां से निकल जाऊं एक बार, या कैसे मैं ठीक करूं अपने रिलेशन को। तो मैं कहता हूं रिलेशन को ठीक क्यों करना है? कई लोग तो ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि जी हमारी शादी होगी ही नहीं, कितना भी हम कोशिश कर लें नहीं होगी, लेकिन बस हम दोस्त रहना चाहते हैं, आपस में हम दोस्त रहें। मैं पूछता हूँ दोस्त क्यों रहना है जब आपको उधर जाना भी नहीं है, शादी होगी भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं है उस बात से। तो फिर क्यों ही उसके साथ बने रहना है? और जबकि बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं उसके साथ रह करके। लेकिन जी नहीं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ उसको, मैं रह भी नहीं पा रहा हूँ उसके साथ। कैसे मामला सॉल्व करूँ मैं, कैसे चीज़ों को ठीक करूँ? तो उनको जब मैं एक समाधान बताता हूँ, मैंने कहा बस 1 महीने की, 1 या 1.5 महीने की बात होती है। 1-1.5 महीने आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लीजिए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कहता है जी एक दिन भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं जो माता पिता हैं कक्षा में, आप समझ रहे हैं वास्तविकता क्या है? मैं कहता हूँ कि 1-1.5 महीने आप कंट्रोल करके देखिए, बात मत करिए उनसे, ब्लॉक कर दीजिए, या एक बार अच्छे से मना ही कर दीजिए कि बात नहीं कर पाएंगे। तो सीधा यही कहते हैं जी आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, एक दिन नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं कैसे बात किए बिना रहूंगा? क्योंकि जिससे वास्तव में 7-7 8-8 घंटे रात में बात होती हैं, वो सच में बात किए बिना रह ही नहीं पाता। जैसे किसी को नशे की लत होती है ना, शराब की लत होती है, कि यदि एक समय के बाद शराब ना मिले या धूम्रपान करने के लिए ना मिले तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है भयंकर। इतनी बेचैनी होती है नशा करने वाले व्यक्ति को कि ना मिले तो पागल जैसा हो जाता है। ये भी नशा ही है। ये आसक्ति का जो नशा है, अट्रैक्शन का जो नशा है, ये प्रेम प्यार का जो नशा है, ये भी उसी नशे के जैसा है। यदि एक समय तक वो चीज़ ना मिले जो चाहता है, वो जो भीतर से डिजायर है इसकी, अगर ना मिले ना, तो भीतर से जो बेचैनी होती है, जो कुलबुलाहट होती है, इसके अलावा दूसरा कोई जानता ही नहीं है, दूसरा कोई समझ भी नहीं सकता। इसको चाहिए तो चाहिए वो चीज़ सामने वाले से। अगर फ़ोन ना उठाए, फ़ोन पे बात ना करे, या जो भी ये चाहता है वो ना हो पूरी, तो फिर इसके भीतर से गुस्सा फूटता है भयंकर। फिर ये उल्टे सीधे आरोप लगाता है सामने वाले पे, तुम हो ही धोखेबाज, तुम हो ही ऐसी, तुम हो ही ऐसे, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है,
मिलो कभी, बताएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात, तुमने मुझे ये किया। फिर अपनी पे उतर आता है, और फिर वो केस होते हैं हमारे समाज में, जब लड़कियों पर तेजाब फेंके जाते हैं। लड़कियां तो कभी एग्रेसिव नहीं हो पाती इस मामले में कि वो जाके बदला ले लें, गोली मार दें, ये कर दें, वो कर दें। लड़के इस मामले में ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और कैसे कैसे वो करते हैं, ये आज के समाज की सच्चाई आप जानते ही हैं। मैं आपको उधर लव जिहाद की तरफ ले जाना नहीं चाहता, वो विषय अलग है। लव जिहाद तो एक अलग मामला है, वो भी उसमें भी लगभग यही चीज़ें होती हैं, लेकिन मामला तो अपने लोगों के बीच का ही है। मैं उधर ले जाना ही नहीं चाहता आप लोगों को अभी। वो भी एक मुद्दा है, उस पर तो अलग से बातचीत कभी करेंगे। लेकिन अपने ही लोगों में, अपनी ही कम्युनिटी के लोगों में, अपने ही सनातन सनातन में, अपने ही हिंदू धर्म में, आपस में ही जो ये चीज़ें होती हैं, ये भी कितने खराब परिणामों तक ले जाती हैं, किस मुकाम तक ले जाती हैं, हमको किसी को नहीं पता। कितने लोगों का करियर इसी सब चीज़ों में बह जाता है, शहरों की उन गलियों में, उन हॉस्टल्स में कितने लोगों के करियर तबाह हो गए, हमको पता ही नहीं है। नहीं तो जो वास्तव में जिन लोगों ने एक सही राह पकड़ी, जो इन सब चीज़ों में नहीं फंसे, ठीक से अभिभावकों ने उनके ऊपर काम किया, तो ग्रेजुएशन पूरी होते होते वो कहीं एक बहुत बेहतर स्थिति में होते हैं, कहीं बहुत अच्छा स्टेटस उनका होता है। और दुर्भाग्य हमारे समाज का ये है कि कोई इस चीज़ पर बात करना नहीं चाहता, कभी कोई सोचता ही नहीं कि हम इस पर बात करें। कभी मैंने तो किसी को देखा नहीं कि किसी ने कोई इस प्रकार से मीटिंग अरेंज की हो, कि या कोई कक्षा आयोजित की हो, कोई वेबिनार रखी हो, कि आज हम इस मुद्दे पर बात करना शुरू करेंगे कि वास्तव में समस्याएं कहाँ हैं, जड़ में वो चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं, और कितने खराब परिणामों तक ले जाती हैं। इसका कोई समाधान निकाला जाए, इस पर कोई हम बातचीत करें। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं है, किसी प्रकार की कोई शिक्षा इस रूप में नहीं दी जाती, किसी प्रकार की पुस्तकों में ऐसा कोई सीधे सीधे ज्ञान नहीं मिलता कि हम ऐसे करें। हाँ, एक परंपरा तो थी हमारी, एक परंपरा थोड़ी बहुत विद्यमान है, वो है गुरुकुलीय परंपरा, जहाँ गुरुकुलों में ले जा करके इन सब चीज़ों से इतना दूर कर दिया जाता है कि बंदा चाह कर भी उधर नहीं जा पाएगा। वो परंपरा ही इतनी शानदार हुआ करती थी हमारे यहाँ पे। आचार्यों की देख रेख में हमेशा ऐसे रहता है जैसे बाज की दृष्टि रहती है। कभी बच्चा एक एक क्षण के लिए भी आचार्य की दृष्टि से इधर उधर नहीं हो सकता, इतनी शानदार पेरेंटिंग होती थी। माता पिता की जरूरत ही नहीं है, अकेला आचार्य अपने इतने सारे बच्चों को संभाल के रखता है वहाँ पे। और यहाँ हम इतने सारे टीचर्स के होते हुए भी, और इतने सारे लोगों के होते हुए, एक बच्चे को नहीं संभाल पाते, और वो अकेला आचार्य इतने इतने सारे बच्चों को गुरुकुल में अकेला संभालता था। किसी बच्चे की हिम्मत नहीं है जो वो गलती से भी कभी इस गलत दिशा में चला जाए, जा ही नहीं सकता। व्यवस्थाएं ऐसी होती थी, बड़ी शानदार व्यवस्थाएं थी। गुरुकुल में सारी शिक्षा हुई उसकी, जो भी उसको करियर चुनना था उसने करियर चुन लिया, उसका वर्ण निर्धारित हो गया। फिर उसके बाद विवाह होता था, वो भी विवाह भी होता था सबकी देख रेख में, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप, उसकी इच्छा से। वो भी एक लंबी प्रक्रिया थी। और आजकल तो ग्रेजुएशन में विवाह की बातें खुद कर लेते हैं, हम करेंगे अपनी मर्जी से विवाह, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारी चीजें निर्धारित कर लेते हैं। तो गुरुकुल तो बचे नहीं। म्यूट कीजिए जिसने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कीजिए कृपया। हाँ, वो परंपरा तो बची नहीं गुरुकुल वाली। हम भेजना चाहते नहीं है गुरुकुल में, पढ़ाना है स्कूल में ही, कॉलेज में भी मजबूरी है, क्योंकि आधुनिक भी बनाना है हमको। मैं कोई मना नहीं करता कि आप अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज में मत भेजिए, कंपटीशन मत कराइए, या हॉस्टल्स में मत भेजिए, लेकिन उनका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। ये तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों की एक एक चीज पर दृष्टि भी तो रखें, ध्यान रखें। ये निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है, केवल पैसे भेज देना, एटीएम में उनको दे देना, निरंतर धन भेजते रहना, एडमिशन करा देना, ये पेरेंटिंग का अंतिम काम नहीं है कि आपने कर दिया ये हो गया जी पूरा। आप भले ही बनते रहिए पेरेंट कि हमने जी पढ़ा दिया, हमने तो इतना पढ़ा दिया, हमने अपने बच्चे को ये बना दिया, हमने तो शादी भी कर दी। फालतू की बातें हैं सब, जब आप अपने बच्चे को वही शिक्षा नहीं दे पाए जहां वो अपना बहुत कुछ बर्बाद करके आया है, पता ही नहीं होता माता पिता को। और अब बात लड़के लड़कियों की भी है, जो इस समय कक्षा में है, जो मुझे सुन रहे हैं, या जो इसके बाद यूट्यूब पर सुनेंगे,
उनके लिए भी ये बात है कि यदि आप उधर नहीं गए हैं तो मैं सावधान करना चाहता हूँ कि उधर जाएं ना, उस रास्ते पर बहुत खराब रास्ता है। उस पर जाने के बाद लौटने के विकल्प ज़्यादा रह नहीं जाते कि आप सोचते हैं कि हम लौट के आ जाएंगे और हम कर लेंगे, संभाल लेंगे, नहीं कर पाएंगे। और जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग ऐसी स्थिति में हैं, अभी कई सारे लोग होंगे कक्षा में, हैं, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों के नाम भी पता है। तो आप सब लोगों के लिए यही सुझाव है कि कम से कम 1 डेढ़ महीना बस आप अपने ऊपर काम कर लीजिए, अपने ऊपर पूरी ताकत से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वहाँ से एक बार अपने आप को हटा लीजिए पूरी तरह से। सामने वाले से प्रेम से बात कीजिए, कन्विंस कीजिए उसको कि बस मुझे 1.5 महीना दीजिए, 1 महीना दीजिए। शादी होनी है, नहीं होनी है, कैसे होनी है, ये डिसाइड बाद में कर लेंगे। सब घर के लोग बैठेंगे, बाकी लोग बैठेंगे, लेकिन शादी की बात अभी नहीं करेंगे। आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है, ये सब बातें बात की हैं। सबसे पहला काम हमको अपना करियर बनाना है। यदि आप मेरे करियर बनाने में मेरी हेल्प करते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप भी भाड़ में जाएं, भाड़ में भेजें, सीधा लेट गो करें। सीधा कह के नहीं कर सकते, मन मन में करें। एक सबसे बड़ी खराब समस्या पता है क्या है? ध्यान से समझेंगे, समाधान भी है ये। वो है फोन, मोबाइल फोन, जो आप सबके हाथ में है इस समय। कई बच्चों के हाथ में इस समय होगा फोन, जो देख रहे हैं कक्षा को, सुन रहे हैं मुझको। आपके हाथ से फोन हटता ही नहीं होगा। मान लीजिए आप 16 घंटे जागने के हैं ना आपके, तो 16 घंटों में से मुश्किल से 3 4 घंटे के लिए फोन आपसे दूर होता होगा। मैसेज आया होगा उनका, अरे देखना क्या भेजा है इस बार, तुरंत मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई, एकदम से रिप्लाई। ये चलता है। क्लास चल रही है क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं ले रखी हैं, सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, प्रीमियम ले रखे हैं, बैच खरीदे हुए हैं सब लोगों ने, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाएं अब रह नहीं गई हैं। कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाके ऑफलाइन कक्षाएं देने वाले अध्यापकों की वैल्यू भी नहीं रह गई है। आप कोचिंग में भी ऑनलाइन ऑफलाइन जा कर के पढ़ें, वो सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो बैच परचेज किए जाते हैं। मैंने बैच ले रखा है, मैंने ना उनका कोर्स खरीद रखा है, मैंने ना वो ले रखा है। और मान लीजिए किसी की क्लास चल रही है, किसी ने ऑनलाइन क्लास खरीदी हुई है, ऊपर से नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का, कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुरंत पहुंचे वहीं पे, रिप्लाई किया, अभी बस पढ़ ही रहा था। अच्छा, खाना खाया आपने? क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? बातें पढ़ाई की चल रही थी, थोड़ी देर पहले फोकस बनाया हुआ था बढ़िया से, बड़ी मुश्किल से वहां तक आया था उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। क्लास चल रही थी ऑनलाइन, ऊपर से नोटिफिकेशन ने क्लास रोक दी। अब जो अभी क्लास शुरू हुई थी, 10 15 मिनट हुए थे, अब 1 घंटा कब उस चैटिंग में चला गया पता ही नहीं चला। अच्छा तो पढ़ लें, हाँ आप पढ़ लीजिए। फिर पढ़ने बैठे, थोड़ी देर हुई, नींद आ गई इस बार, क्योंकि नींद भी तो आती है ना पढ़ते हुए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उस फील्ड में गए हैं पढ़ने के लिए जहाँ उनकी रुचि ही नहीं है। कक्षा में जितने लोग पढ़ने वाले हैं ना, मैं गारंटी के साथ आप लोगों से कह सकता हूँ कि 98% लोग कम से कम ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी मर्जी का विषय है ही नहीं पढ़ने वाला। कोई 2-3% लोग ही ऐसे होंगे जो मजे में पढ़ते होंगे, जिनको अच्छा लगता होगा पढ़ना, जिन्होंने वो टॉपिक चुने हैं, जिन्होंने वो स्ट्रीम चुना है कि हाँ जी मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, गणित पढ़ने में मज़ा आता है, साइंस पढ़ने में मज़ा आता है जी, या मैंने ड्राइंग ली है, मुझको इसी में अच्छा लगता है, मैं खो जाता हूँ, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। और जब मैं खो जाता हूँ गणित पढ़ने में, या ये पढ़ने में, या ये करने में, अकाउंटिंग में, तो फिर मुझे होश नहीं रहता किसी चीज़ का, मज़ा आता है मुझे इस चीज़ में। ऐसे पढ़ाई करने वाले 1-2% लोग ही हैं बस। यहाँ कक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी कॉलेज में चले जाइए, किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बड़े कोचिंग सेंटर में चले जाइए, किसी हॉस्टल में जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए, सर्वे करा लीजिए। तो फिर कैसे पढ़ाई करने गए हैं? मेरी बुआ जी के लड़के ने ना यही किया था, आईएएस की तैयारी की थी, वो आईएएस बन गए तो मुझे भी वही बनना है। वो एसआई बनी थी तो मुझे भी एसआई बनना है। मुझ वो उसने वो लिया था, वो स्ट्रीम ली थी, तो मैं भी वही करूँगी। आजकल ना इसका ज़्यादा स्कोप है। लेकिन एक बार ये नहीं देखेंगे कि वास्तव में मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। एक और स्टेटस होता है, ये बताने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मैं डीयू में पढ़ता हूँ, मैं डीयू में पढ़ती हूँ,
मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ, मैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ता हूँ। वहाँ क्या पढ़ता है व्यक्ति या क्या पढ़ती हैं ये लड़की, मजा आता है पढ़ने में या नहीं आता, इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है। और दुर्भाग्य हमारे समाज का ये है, उन माता पिताओं पर धिक्कार है जिनको यही नहीं पता कि हमारे बच्चे पढ़ाई क्या करते हैं, या पढ़ाई करते भी हैं तो हमारी मर्जी से करते हैं कि हमारी मर्जी के बिना करते हैं, या अपनी अपनी रुचि के अनुसार करते हैं कि ऐसे बेमन से कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। और जो मैंने बताया कि 98%, इसको थोड़ा बहुत कम भी कर ले तो लगभग 95% बच्चे वही हैं जो बस ढो रहे हैं पढ़ाई को। तो जिस समय आप पढ़ाई को ढो रहे हैं तो पढ़ाई करते समय नींद आना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई करते समय ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस पर कब घंटों बिता देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात आ रही है समझ में सबको? चिंताएं कहाँ हैं? अब जब पढ़ाई आपकी मर्जी की है ही नहीं, आपके स्वधर्म वाली पढ़ाई है ही नहीं, तो फिर बताइए ध्यान कहाँ नहीं जाएगा? कहाँ कहाँ नहीं जाएगा फिर ध्यान? फिर इन सब चीज़ों में जाता ही है। माता पिता का दबाव बनता रहता है उधर से, परसेंटेज अच्छी क्यों नहीं आई, ऐसा क्यों कर दिया, इस बार ऐसा क्यों नहीं पढ़ा, इतना क्यों नंबर नहीं लेके आए, क्यों क्लियर नहीं किया एग्जाम, क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ। इधर से दबाव तो इन चीज़ों के लिए खूब बन रहे हैं, एक एक नंबर पे उसके लिए प्रेशर डाला जाएगा कि इस बार 0.5 नंबर क्यों कम रहे, इस बार इतना कम क्यों रह गया, इस बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इस बात पे खूब डांटा जाएगा, खूब पीटा जाएगा, उसको खूब सुनाया जाएगा। लेकिन वो जो मूल में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी तो कभी ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई उसके मतलब की थी ही नहीं, वो उसने अपनी इच्छा से कभी लिया भी नहीं, वो वास्तव में पढ़ना भी नहीं चाहता था वो चीज़ जो आपने ज़बरदस्ती दिलवाई, या उसने बस ऐसे ही ले ली थी। बस उसने एडमिशन जाके करा लिया ये करने के लिए कि हाँ जी मैं तो उस कॉलेज से पढ़ता हूँ, मैं तो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता हूँ। एक स्टेटस रहता है ना, बोलने में भी मज़ा आता है, बोलने में भी उसको गर्व का महसूस होता है। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मैं नीट की तैयारी करती हूँ। किसकी तैयारी करते हैं आप? मैं नीट की तैयारी करती हूँ या करता हूँ। बोलने में भी गर्व सा लगता है उसको। उधर से दूसरी तरफ से अफेयर शुरू हो जाता है, और भी गाड़ी भाड़ में जाती है फिर, और दलदल में जाती है। ऐसे में करियर बनेगा किसी का? तो हजारों लाखों युवा पिछले 7 7 8 8 10 10 15 15 सालों से लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, हो नहीं रहा है। तो फोन नहीं छोड़ पाते क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं ले रखी हैं। थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज, थोड़ी थोड़ी देर में नोटिफिकेशंस की बाढ़ आती रहती है, और फिर हम पढ़ाई कर ही नहीं पाते। जब मैं कहता हूँ कि फ़ोन को रख दीजिए एक तरफ, तो फ़ोन तो छोड़ेंगे ही नहीं, और सबसे बड़ी समस्या की जड़ तो यही है। मान लीजिए आपने 1 घंटे के लिए फ़ोन एक तरफ रख दिया, मान लीजिए, और उस समय आपने केवल किताब लेके पढ़ाई की, तो जितनी देर में आप किताब से पढ़ाई करेंगे या किसी और सोर्स से पढ़ाई करेंगे जिसमें ऑनलाइन कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो उस समय की पढ़ाई की आप प्रोडक्टिविटी देखिएगा, वहाँ से कितना कुछ गेन करते हैं, वहाँ से कितना कुछ प्राप्त होता है। ऑनलाइन भी पढ़ें, ऑनलाइन के लिए मैं मना नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन बड़ी अच्छी हो गई हैं, बहुत सहूलियतें हो गई हैं। जो बहुत महंगे कोर्स हमको ऑफलाइन जाके मिलते थे, वो ऑनलाइन सस्ते मिलने लगे हैं, पैसा बचता है हमारा, व्यवस्थाएं बचती हैं, कई बार घर पे रह के भी हम तैयारी कर लेते हैं, उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन हम फ़ोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये फ़ोन का होना बहुत बड़ी बीमारी भी है इस मामले में, कम से कम जब आप किसी रिलेशन में हैं, जब आप कहीं अट्रैक्शन में हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने मैसेज किया, कहाँ हो, कैसे हो, उठे कि नहीं उठे, अभी सोकर नहीं उठे। अब फिर उसका मैसेज नहीं आया, मान लीजिए फ़ोन डाउन हो, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो सामने वाले का, तो अब उसका मैसेज नहीं आया, अब मैसेज पे मैसेज डाले जा रहे हैं, बार बार जा जाके चेक कर रहे हैं, यार मैसेज नहीं आया, अभी तो नेट ही ऑन नहीं किया उसने, अभी तो पता नहीं कहाँ है आज, क्या हो गया, फिर कॉल करेंगे बार बार, फिर कर करके देखेंगे क्यों नहीं उठा रही है फ़ोन, क्यों नहीं उठा रहा है फ़ोन। ये बेचैनियाँ, ये बहुत बारीक बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और ये बेचैनी कहाँ ले जाती है बंदे को, माता पिता को तो कोई बोध ही नहीं होता इस बात का। तो आप अपने बच्चे को फ़ोन की लत से हटा नहीं पाए, लत तो आपने ही लगवाई थी उसको, शुरू में जब लेके दिया था, या वो सावधानियां जो बतानी थी, फ़ोन के जिस प्रकार के उपयोग बताने थे वो आपने बताए नहीं, और बच्चे तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो फिर कैसे बचाएंगे उन्हें इन सब चीज़ों से?
तो सबसे पहला काम जो इस समय कक्षा में है, ये करना है कि फ़ोन को कुछ समय के लिए अपने आप से दूर भी रखना सीखिए, थोड़ा-थोड़ा प्रयास कीजिए। जो लोग इस समय उस चीज़ से जूझ रहे हैं, मैं कहता हूँ कम से कम एक अभ्यास बनाइए कि आज हम पूरे दिन भर में 2-2 घंटे का गैप ऐसा देंगे, 3-3 घंटे का गैप देंगे या कोई एक निश्चित गैप आप अपने हिसाब से देखिए। इतने समय तक फ़ोन नहीं उठाएँगे तो नहीं उठाएँगे, किताब से पढ़ेंगे जी। या जिस समय हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वो सब नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखेंगे जो हमको डिस्टर्ब करते हैं, जो बार बार उधर खींचते हैं। हम उधर जाएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं जी उधर जाके। हम एक कमिटमेंट करें सामने वाले से जी, शाम को बात करेंगे। या मैं तो कहता हूँ सीधा ख़त्म करें मामले को, कि बात करेंगे नहीं जब तक कुछ बन नहीं जाएंगे, जब तक करियर नहीं बना लेंगे तब तक हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। आप भी अपनी पढ़ाई कीजिए, लेकिन बातचीत तो वहीं से शुरू होती है कि मैं आपकी पढ़ाई में हेल्प करूँगा ना, मैं आपकी पढ़ाई में हेल्प करूँगी, मैं आपको खूब हेल्प करूँगी। क्योंकि हमने एक दो फिल्में देख रखी हैं। कौन सी फिल्म? ट्वेल्थ फेल, अभी एक मूवी आई थी। मनोज कुमार शर्मा जी और श्रद्धा जी के जीवन पर बनी हुई एक मूवी है ट्वेल्थ फेल, जाके देखिएगा। बल्कि मैं मना करूँगा कि मत देखिएगा, क्योंकि कई लोग तो प्रेरित हो जाते हैं उसी मूवी से, कि उसमें श्रद्धा जी हैं, मनोज जी हैं, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। विशेषकर श्रद्धा जी ने मनोज जी की हेल्प की और उनको आईपीएस बनने में बहुत सहायता दी और वो बन भी गए आईपीएस, और खुद भी बड़ी ऑफिसर बनी थी। तो हमको वो एक दो एग्जाम्पल, जो लाखों में से कोई एक एग्जाम्पल मिला, हम सोच लेते कि अगला एग्जाम्पल हम ही होंगे, अगली मूवी हमारे ऊपर ही बनेगी। हम समाज में वो एक उदाहरण पेश करेंगे कि देखो मैंने अपने पार्टनर को या मेरे जो ये संबंधी हैं, मैंने इनको सफल बनवाया, मैंने इनको ये करवा दिया, मैंने इनको ये करवा दिया। हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, और वो भावना ज़्यादा दिन नहीं चलती। 1 महीने, 2 महीने, और जैसे-जैसे रिलेशनशिप में कुछ समस्याएँ आती हैं, भाड़ में जाए सामने वाले का करियर। अब तो बस उसकी कमियाँ दिखती हैं, अब तो उसके दोष दिखते हैं। सामने वाले का तो भाड़ में जाए तो जाए, अपना भी तो भाड़ में ही जाता है करियर। अपना ही कौन सा बना लेता है ये बना लेती है। अपना भी ऐसे ही होता है। धीरे-धीरे दूरियां बनाएं। और इस पूरी प्रक्रिया में एक सबसे अच्छी बात है, अपने किसी एक दोस्त को, कोई भी लड़की की अपनी कोई सहेली हो सकती है, लड़के का अपना कोई दोस्त हो सकता है, और दोस्त से भी पहले यदि माता पिता हैं तो माता पिता के साथ इस बात को शेयर जरूर करें। कई लोगों को बड़ी समस्या होगी इस बात से, सुनकर बड़े हैरान रह जाएंगे कि मम्मी पापा को बताएंगे इस बात को, मार डालेंगे, काट डालेंगे, आपको पता नहीं है। ऐसा सोच रहे होंगे कई बार कई लोग मेरे बारे में। बता के तो देखिए, माँ को बताइए, पिताजी को मत बताइए, क्योंकि पिताजी तो हो सकता है उड़ाई दे, पिताजी तो ऐसे ही होते हैं, सबके ही पापा ऐसे मिलेंगे। लेकिन माँ को बताइए, कोई दीदी हो घर में उनको बताइए, क्योंकि ये लोग समझते हैं, माँ समझती है इन सब चीज़ों को। माँ को बताइए कि माँ ऐसा ऐसा चल रहा है मेरे साथ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ या मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, हो गई थी मुझसे गलती, लेकिन आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, या जहाँ भी हूँ, हॉस्टल में, तो मुझको कोई और रास्ता बताइए, पर आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि नहीं हो पा रहा है मुझसे। कई बच्चे रोते हैं, तड़पते हैं, भीतर से कुलबुलाते हैं, लेकिन माँ या पिता को बता नहीं पाते। कैसे मन की बात बताएं? भीतर इतनी कुलबुलाहट है, इतनी बेचैनी है कि उस बात को किसी के साथ साझा ही नहीं कर पाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो कुलबुलाहट इतनी बढ़ती है, वो बेचैनी इतनी बढ़ती है कि जब सहन नहीं कर पाते, तो इस घुटन भरी जिंदगी से उन्हें मौत ज़्यादा अच्छी दिखती है। और कितने ही केस ऐसे मिलते हैं, जब नहीं झेल पाए थे तनाव को, तो सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। खूब केस मिल जाएंगे ऐसे। और तब माता पिता क्या कहते हैं? अरे एक बार हमें तो बताया होता, एक बार हमारे साथ तो बात साझा कर ली होती, क्या हम तुझको छोड़ देते वहां पे, क्या हम तुझको ऐसे मरने के लिए छोड़ देते। खूब मिलेंगे ऐसे रोते चिल्लाते हुए माता पिता भी बाद में। इसलिए मैं अभी सावधान करता हूँ, माँ के पास जाइए, बात करिए उनसे। मेरे साथ जो लोग बात करते हैं ना, मैं आपसे भी कहूँगा, मुझे जो आप समस्याएं बताते हैं, एक बार अपने मम्मी पापा को बता के देखिए। बड़े भाई हों, बड़ी बहन हो जो आपको समझते हों, आपके कोई सहेली हो, दोस्त हों, उनके साथ साझा कीजिए। रिलेशनशिप में जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, जो रूहानियत दिखती है ना, वो बहुत लंबे समय की होती नहीं है। थोड़े समय के लिए वो मज़ा है, लेकिन बहुत लंबी सज़ा बाद के लिए हो जाती है। कोई एक दो उदाहरण फिल्मों के देख लिए, कोई एक दो उदाहरण हमने सोसाइटी में देख लिए, तो हम उनके आधार पे सोचने लगते हैं कि अगली फिल्म हमारे ऊपर बनेगी। इससे जीवन थोड़ी चलता है, इससे व्यवस्थाएं आगे थोड़ी बढ़ती हैं, गृहस्थ थोड़ी बढ़ता है ऐसी चीज़ों से आगे। आगे जाके तो चैलेंज भी हैं, आगे जाके तो गृहस्थ में बहुत कुछ देखना है।
फिर ये बातें बड़ी हल्की लगती हैं कि यार कहाँ ही जीवन खराब कर दिया उसके पीछे, कहाँ ही उन सब चीज़ों में पड़े रहे, इससे तो अच्छा था कि कुछ और कर लेते, इससे तो अच्छा था कि कुछ कहीं और चले जाते। माँ बाप से बात करें, किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें, फ़ोन से कुछ दूरी बनाएं, ऑफलाइन पढ़ना शुरू करें, ये दूसरा विकल्प है। इस पर काम करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, जिस स्थान पर रह रहे हैं वो स्थान भी बड़ा काटता है, हमको बड़ा परेशान करता है, बड़ा कचोटता है, क्योंकि वहाँ से यादें जुड़ी हुई होती हैं सामने वाले की। वो रास्ता है, वो कमरा है, वो सब चीज़ें हैं। ये वो बातें हैं जिस पर भी ध्यान नहीं जाता, और वो चीज़ें बड़ी कुलबुलाती हैं, वो बड़ी परेशान करती हैं। तो मैं कहता हूँ उस स्थान को कुछ समय के लिए छोड़ दें। एक अगला और तरीका है, बहुत अच्छा समाधान है, वो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखें। फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब शारीरिक क्रियाएं, जिम ज्वाइन कर लें। जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो घर पे ही खूब व्यायाम करें, जम करके खूब जितना कर सकें धूमधाम से। खेलने चले जाएं, पार्क में जाएं, प्रतिदिन शाम को सुबह को दौड़ लगाएं जितनी लगा सकते हैं। जो गांव में रहते हैं उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ तो खूब काम है, खूब धूमधाम से करते हैं काम। तो जो लोग शहर में हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कॉलेज में हैं, वो किसी भी प्रकार से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, ज्वाइन करें उसे धूमधाम से, वहाँ लगे रहें। ऐसा करने से हमारे वो हार्मोन्स सक्रिय होते हैं जो हमको खुश रखते हैं, जो प्रसन्न रखते हैं, तनाव से दूर निकालते हैं। नहीं तो करियर चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। अब अच्छा लगता नहीं है वहाँ जाना कि जिम में जाएं, अरे मन ही नहीं करता है। अब उस दिन फ़ोन आ गया था उनका तो फिर जिम ही नहीं गए, उस दिन फ़ोन आ गया तो पार्क में भी टहलने नहीं गए। ऐसे करके जीवन को खराब कर लेंगे। एक दूसरा है, दिनचर्या बड़ी खराब कर लेते हैं, दिनचर्या ठीक करें। जो लोग इस प्रकार के रिलेशनशिप में हैं उनकी दिनचर्या इतनी खराब हो जाती है कि रात को जब आप 2 बजे तक बात करेंगे, 3 बजे तक बात करेंगे, तो अगले दिन कब उठेंगे? अगले दिन उठ रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, क्योंकि रात में तो जागरण किया है, रात में तो धार्मिक चर्चाएं हुई हैं, सत्संग हुआ है उनके साथ। तो फिर अगले दिन कैसे उठ जाएंगे जल्दी? दिनचर्या बनाएं, अच्छे से उपासना करें, ध्यान करें, ईश्वर का जाप शुरू करें। ये ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि ये गोलूपन की बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें हैं। एक बार शुरू करके देखें। हमारी कक्षा में इस समय अभिनय आर्य जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को बुलाया है। वो प्रातःकाल उपासना कराते हैं, संध्या कराते हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन की दिनचर्या को ठीक किया है। आप उनके साथ जुड़ें, वो आपको उपासना करना सिखाएंगे, कैसे मस्तिष्क पर काम किया जाता है, कैसे मन को एकाग्रचित किया जाता है। वो बड़ी उत्तम रीति से उपासना करा रहे हैं। हमारी कक्षा में इस समय सौरभ जी हैं, बहुत सुंदर व्यायाम कराते हैं, कई सारी तकनीकियां हैं उनके पास। जब वो व्यायाम मात्र से बहुत सारे रोगों का निवारण कराते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं। आप सौरभ जी से जुड़ें, मैं नंबर दे दूंगा। तो अपनी संगति बदलें सबसे पहले, क्योंकि होता क्या है इन इस प्रकार के केसेस में, जब जहाँ हम इस रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, जहाँ हम आसक्ति में गए हुए हैं, हमारी जो सोशल लाइफ है वो खराब होने लगती है, खत्म होने लगती है। हम लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देते हैं। अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ कंपनी रखना, उनके साथ किसी प्रकार से चर्चाएं करना, गपशप करना, ये हम खत्म कर देते हैं। इसी चीज़ का परिणाम होता है कि फिर हमको एक कमरा अच्छा लगने लगता है, एक कमरे में पड़े पड़े वो सब चलता रहता है हमारा। बाहर भी तो निकलें, बाहर निकल के अच्छे लोगों से संपर्क करें। जिन लोगों के मैंने नाम आपको बताए, एक बार आप इनसे जुड़िएगा। सौरभ जी हैं, अभिनय जी हैं, सागर जी हैं हमारी कक्षा में, बहुत शानदार लोग हैं। अगर आप एक बार जुड़ गए, आपकी कोई भी इस प्रकार की समस्या है, आप इनके किसी के साथ साझा कीजिए। जो भी मन में पीड़ा है एक बार खुल के रख दीजिए, क्योंकि कई बार समस्या इसीलिए समस्या बनी रहती है कि हम किसी के साथ कह नहीं पाए उस समस्या को। एक बार कह देते हैं, सामने वाला सुन लेता है हमारी बातों को, तो जो भीतर भरा हुआ रहता है वो निकल जाता है। जो भीतर से कचोट रहा है, जो भीतर से कुलबुला रहा है हमको, वो बाहर निकल जाता है, और बहुत हद तक हमको सुकून हो जाता है। सागर जी, एक बार आप कमेंट बॉक्स में एक बार नंबर भेज दीजिएगा, अपना भेज दीजिए, अभिनय जी का भेज दीजिएगा, अपना भेज दीजिएगा, मेरा भेज दीजिएगा, ताकि जिनको बात करनी है वो बात कर सकें। ठीक है जी। तो ये जो बातें, हाँ, एक दो बात और रह गई बस, छोटी छोटी सी, वो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी।
एक और गंभीर समस्या है, कई लोगों को ऐसा भी होता है कि जैसे अट्रैक्शन केवल ऑपोजिट जेंडर में ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़की के बीच ही वो जो अट्रैक्शन है वो होता है, कई बार अन्य रूपों में भी होता है। किसी के साथ किसी अन्य संबंध में जुड़े थे, लेकिन अट्रैक्शन उसी से हो जाता है। मैं उसको खराब नहीं कहूँगा कि वो खराब होता है, बिल्कुल खराब नहीं होता, लेकिन वहाँ उस संबंध में इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं। मान लीजिए किसी मान लीजिए कोई लड़का है, वो किसी स्त्री से जुड़ा, अब उस स्त्री से इतना जुड़ाव हो जाएगा, खराब नहीं कहूँगा, बिल्कुल मातृत्व भाव से जुड़ा था, माँ माना था उसने उसको, या कोई बहन थी बहन माना था, या कोई लड़की ने किसी को भाई माना था, कुछ भी माना था। अब उसी से जुड़ाव हो जाता है, इतना गहरा जुड़ाव कि फिर भूल जाते हैं अपने करियर को। सामने वाले ने जवाब नहीं दिया कि माँ आप तो मुझसे बात ही नहीं करती हो, आप तो ऐसी हो गई हो, आप तो ऐसे हो गए हो जी भैया जी, आप तो जी ऐसे हो गए हो। और आजकल की इस सोशल मीडिया की दुनिया में हमारे खूब सारे सोशल रिश्ते मिलते हैं, वहाँ भी बहुत गहरा अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन खराब नहीं होता कि उसमें वासनाएं हैं या उसमें किसी प्रकार की अश्लीलता है या गंदी भावनाओं के साथ लोग जुड़ते हैं। भावनाएं तो अच्छी ही होती हैं, लेकिन वहाँ अधिकार जमा लेते हैं, जैसा वहाँ अधिकार जमता है मोनोपोली वाला, कि जी हमारे हिसाब से चले, हमें उत्तर क्यों नहीं देती हो आप जब आपको बार बार हम मैसेज करते हैं। खूब देखने में आता है ऐसा भी, और यहाँ भी किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए हम जिस भी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, हम ये भी तो सोचें कि भाई उसका भी अपना एक जीवन है। मैं तो सबके लिए कहूँगा, कोई भी रिश्ता है हमारे जीवन में, उसका भी अपनी व्यस्तताएं हैं, उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उसका भी अपना एक जीवन है, उसकी भी अपनी एक दिनचर्या है, उसका भी अपना एक करियर है, उसको भी बनाने दें, आप भी बनाएं अपना। क्यों उस पर एकाधिकार जमाते हैं? तो मेरी ओर से तो आज की बातचीत पूरी होती है। सागर जी ने नंबर साझा कर दिए हैं हम सभी के, और बात करें जिसको कोई भी समस्या हो। और यदि किसी को और कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई बात हो जो मन की बात नहीं कह पा रहे हों, तो आप बिल्कुल धूमधाम से कहिएगा। अपनी दिनचर्या पर काम करें, ब्रह्मचर्या पर काम करें, व्यायाम करें, खूब फिजिकल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। धीरे धीरे चीज़ें निसंदेह ठीक होती चली जाएंगी। तो मेरी ओर से तो बात यहीं पूरी होती है। यदि आप में से किसी को कुछ कहना है, कोई बात है आज की कक्षा के बारे में कहना है, या किसी का कोई प्रश्न हो, तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले सुशील बहन जी आप बताइए, आपने अभी हाथ खड़ा किया था। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं एक ये बात कहना चाह रही थी कि आज के टाइम पे ना, मतलब कि लड़का और लड़की का अट्रैक्शन ही नहीं है, लड़की लड़की का भी अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और उनको मतलब कि ये है कि भी कुछ पेरेंट्स हैं, मतलब कि रिलेशन वाले हैं, कोई भी उनको ना समझाने की कोशिश करे तो वो इस चीज को ना मानते नहीं, वो इसको बिल एग्री हो जो, मतलब कि इसके खिलाफ वो करते हैं भी कुछ न कुछ। मतलब कि लड़कियां, हम मैं अपनी बात बता रही, मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस। एक लड़की थी, जी। यूपी की ही थी, मेरठ की थी, उन दोनों की फ्रेंडशिप थी। मतलब कि उन्होंने सोशल मीडिया पे, उनको किसी ने क्यों बोला ना उनके खिलाफ, तो उन्होंने ना उसको सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम में उनके खिलाफ मतलब कि कुछ ना कुछ ये कर दिया। तो आज के टाइम पे ना लड़की लड़की भी ये हो रही हैं। जी। अभी दोनों का रिलेशन है, हमारे पास भी मतलब कि कई ऐसे आते हैं कि ना, मतलब कि लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मेरा तो एक व्यापक रूप से कथन है यहाँ पर, जो बातचीत हमने की, अगर इस प्रकार से हो रहा है, चाहे लड़की लड़की के बीच में है, लड़के लड़के के बीच में है, या लड़का लड़की के बीच में है, कोई भी है, ये तो जी सबके ऊपर अप्लाई हो रही है ये बात। आप करियर बनाने गए हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर काम करें। आगे क्या आपको करना है, शादी करनी है नहीं करनी है, किस रिलेशनशिप में बढ़ना है, वो बहुत बाद की बातें हैं। तो मैंने तो व्यापक बिल्कुल रूप से ही कहा था जो भी कहा है। बाकी आपने बिल्कुल ध्यान सही कह रहे दिलाया। हो। हाँ, ये भी एक विषय बहुत व्यापक रूप से आजकल चल रहा है, समलैंगिकता वाला जो है, तो इस पर भी सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब कि ये है आचार्य जी, हमारी मतलब कि ये भी पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बिना, जो भी लड़की है बिना अपनी लड़की को इतना भी ये ना करो कि भी वो दूसरी लड़की के साथ भी इतना अट्रैक्ट हो रही है। तो पता तो लग ही जाता है कि भी हाँ, भी फ्रेंडशिप एक तरफ होती है और मतलब कि इस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो अलग चीज है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए, सब लोग इस पर भी ध्यान रखेंगे जो बहन जी ने बात बताई है। ठीक है जी।
आगे तरुण जी हैं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। चलिए कोई बात नहीं, विकास जी आप बोलिए। विकास जी। चलिए अनुकूलता नहीं होगी, वैदिक फॉलोवर की आईडी से हैं, आप बताइए। जी 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 भ्राता जी। जी बोलिए। प्रणिपात गुरु जी। जी पहले। प्रणिपात, मैं वैदिक फॉलोवर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अ, बात ऐसी है कि मैं जो जिस स्कूल में मेरी जो भी हुआ, जो मेरी दिनचर्या थी स्कूल में, तो मैं कॉन्वेंट में पढ़ा। जी। और अभी जो वहाँ पे मतलब वैदिक गुरुकुल की तरह वहां से नहीं था, मतलब पूरा अंधकार में जीवन गया 10वीं तक का। हाँ जी। तो अभी उन चीजों का पछतावा होता है और आगे का कार्य भी नहीं कर पाता हूँ, मतलब पुरानी इसमें चला जाता हूँ कि मैं इन आप सबसे मतलब जुड़ जाता था। मैं महाराष्ट्र से हूँ हाँ जी। और जुड़ जाता था। यहाँ पे कुछ भी हमारा आर्ट साहित्य का कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं है। जी। और इतना फिर पछतावे में इतना ये हो रहा है कि अभी कुछ मतलब हो ही नहीं पा रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें क्या करें, मतलब पछतावा कैसे रोके? मतलब अभी मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं अभी हरिद्वार चला जाऊँ, या फिर जो राहुल आर्य जी है अपने गुरुकुल झज्जर के, हाँ। वहां चला जाऊँ। वहां पे भी मैं 2-3 बार जाके मतलब, पर होता ही नहीं, मतलब पूरी इधर मन ही नहीं लग रहा मेरा अभी। हाँ। मतलब जो कार्य जो अभी चल रहा है, जी। मतलब जो अध्ययन, मतलब अभी ग्रेजुएशन का, उसमें मन ही नहीं लग रहा। हाँ उसके लिए ठीक। कैसा क्या करूँ, कुछ हाँ। थोड़ा आप बताइए। हाँ समझ गया मैं, वो एक अलग विषय है। इस पर आपको समाधान देंगे बहुत बढ़िया, क्योंकि कई लोगों के साथ ये समस्या होती है, सभी लोग सुन लेंगे इस बात को। जैसे मान लीजिए कहीं से वैदिक धर्म के सिद्धांत मिले, शास्त्रों का ज्ञान मिल गया, थोड़ा सा कहीं से आर्य समाज के सिद्धांत मिल गए, और उस समय पढ़ाई भी चल रही है, तो कई लोगों का ये हो जाता है कि अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अब हमको गुरुकुल में ही जाना है, अब हमको वैदिक धर्म का प्रचार करना है, अब हमको जी क्रांति करनी है, अब हमको ये करना है, और वो सब छोड़ करके इधर ही आ जाते हैं, और ना फिर इधर का बचता है ना उधर का ही बचता है। तो ये एक बड़ा बड़े द्वंद्व की स्थिति आती है। ऐसे में क्या करें? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें, उसी करियर को आगे बढ़ाएं। जब वहाँ कुछ बन जाएं तब आराम से किसी गुरुकुल में चले जाइएगा। कहीं भी खूब सारे गुरुकुल हैं जो पढ़ाते हैं, विधिवत अध्ययन कराते हैं। नहीं तो ऑनलाइन भी सब कक्षाएं उपलब्ध हैं, जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं, जो शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, उत्तम रीति से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा पहला सुझाव यही होता है कि सबसे पहले अपने करियर पर काम करें, जिस पढ़ाई के लिए माता पिता ने आपको भेजा हुआ है, या आप घर पे रह के भी करते हैं तो। ठीक है जी। जो मुझे संगति का थोड़ा ये था, मतलब इधर संगति अच्छी नहीं मिली, हाँ। तो उसका भी था। अभी लोगों के साथ ही संगति करनी है, जी। वो भी एक बात। हाँ चलिए वो करा देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। आप मेरा नंबर ले लीजिए, बात करेंगे आपसे, और आपकी संगति जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी होगी, उत्तम संगति बनवा देंगे आपकी। जिस नंबर ले लिया मैंने, हाँ नंबर बढ़िया। ले लिया। जी ठीक है। अभिनय आर्य जी आप बताइए। रुक जाइए, तनिक तनिक रुकिए, विकास जी कह रहे थे, विकास जी का रह गया था। विकास जी बोलेंगे? ओम। हाँ, नमस्ते भ्राता जी और सभी जनों को नमस्ते। नमस्ते जी। आवा आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। देखिए, इस विषय पे तो मैं जो भी कहूंगा अपने ही अनुभव से कहूंगा, और कह भी नहीं सकता मनुष्य दूसरे के अनुभव से। तो परिस्थिति मेरे साथ तो जो है इसका उल्टा हुआ। हालांकि वो समय निकल गया। जी। उस समय क्या है कि 10वीं तक इतना होनहार विद्यार्थी, एक बार पढ़ ली पुस्तक आषाढ़ के महीने में, जी। उसके बाद नहीं पढ़नी है, ये स्थिति थी मेरी। पर समाज में ऐसा माहौल कि मैं योग आदि से जुड़ा हुआ था बचपन से ही, जी। कुछ तनाव भी रहता था, उसके कारण जो है मार्ग उसके लिए ढूंढने पड़ते हैं मनुष्य को। स्वयं ही ढूंढता हूँ, किसी को बता भी नहीं सकता। कई बार बताने के बाद ऐसी होती है समाज में, उस समय तो ऐसी स्थिति थी, माहौल, उसका मखौल उड़ाया जाता है, जी। सीधी बात है। हाँ, इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और उसके लगभग समाज में सारे जगह पे तो सम्मान पाता था, सब जगह पे। मेरी ध्वनि स्पष्ट आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, सब जगह पे बड़ा अच्छे सम्मान पाता था, परंतु मित्र मंडली नहीं थी उस समय वहां पे। हाँ जी। कोई रखने नहीं चाहता, जी। क्योंकि उन सब कार्यों में अनुभवहीन व्यक्ति को कौन रखेगा। जी। और व्यवस्था वही चल रही थी। हाँ, तो इस कारण जो है एक हीन भावना विकसित हुई।
फिर जो है इस मामले में जो है मैं तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज का चरित्र जो है बचपन से प्रिय रहा, वही सामने रहा। उस समय पौराणिक था जी तो पौराणिक वाला श्री कृष्ण जी महाराज का चरित्र रहा, जी परंतु अंदर से कहीं ना कहीं श्री राम जी महाराज को भी ये सुना था, पढ़ा था उनके विषय में कि एक पत्नी व्रत धारण, हाँ जी ये आदर्श इसने मेरी बड़ी रक्षा की है। हाँ जी जो सत्पुरुषों के चरित्र हैं इन्होंने बड़ी रक्षा की है। आप कैसे भी स्थिति में रहें इनके सानिध्य में रहना चाहिए। तो महापुरुषों के जो पूजा पाठ, पूजा यानी इनके चरित्र का जो है अध्ययन आदि नित्य नित्य श्रद्धा बढ़ती रहे। हाँ जी और किसी समय एक लड़की से जो है मिला था, जी एक रिश्तेदारी में गया था, हाँ, तो उस समय जो है आकर्षण तो हुआ पर मिलने को हुआ नहीं। जी उसके लगभग वो संस्कार पड़े रहे और 6-7 वर्ष बाद मिलना हुआ। हाँ जी तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी बनी कि मैं तो जो बात है घर पे बताता हूँ, साझा करता हूँ प्रारंभ से ही, और ये कभी मेरा ये नहीं रहा। अब भी मिले हैं मोहित भ्राता जी मुझसे और सागर भ्राता जी कि जी कोई क्या कहेगा मेरी बात सुन के, हाँ जी मैं उसे ना रखते हुए मैंने घर पे बता दी। हाँ जी हालांकि संबंध ऐसा नहीं था कि बहाना नहीं हो सकता था, परंतु उसमें जो है घर वालों को वो क्षेत्र पसंद नहीं था जिस क्षेत्र की लड़की थी। हमीरपुर जिला जो है पहले महोबा में आता था, वहां की थी। उसके बाद उन्होंने जो है हमें बाहर भेज दिया और मिलना हो गया बंद। उसी समय नाना जी के रुकिए हमें श्रीमद विकास जी भगवत, विकास जी रुकिए। हाँ ये व्यक्तिगत हाँ बातें हैं, इनको अभी यहाँ सबके सामने मत बोलिए। मैं चाहता हूँ आज की अच्छा, कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो वो बताइए बस। प्रश्न प्रश्न क्या है कि यही चीजें अनुभव की बातें। प्रश्न क्या आप क्या रहेंगे, मेरे प्रश्न अब तो निकल गया समय। हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया। तो बाकी ठीक है, लोगों से नमस्ते पूछ भ्राता लेते हैं जी। एक बार। हाँ ठीक है। जी अभिनय आर्य जी, अभी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने एक ऐसे विषय को उठाया जिसकी लगभग समाज में कोई चर्चा नहीं करता। हाँ जी पुनः धन्यवाद इसके लिए कि आपने इतने सरल भाव से, इतनी सहजता से इस विषय को रखा कि हर व्यक्ति इसको समझ पाएगा। एक छोटा सा निवेदन और है जिस पे वो बहन आई थी, जो समलैंगिकता का विषय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगली एक चर्चा किस विषय पर भी आप रखें। जो भी गृहस्थी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो पेरेंटिंग होती है ना, मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं, उन बच्चे को पेरेंट्स देखकर ही ये समझ सकते हैं, मात्र देखने से, ये बच्चा ठीक है या बच्चा बिगड़ गया। उसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। बच्चे को चेहरे को देख के पता लग जाता है, लड़की के चाल ढाल को, उसके आचरण को देख करके, लड़के के आचरण को देख के, व्यवहार को देख के हमें जानकारी हो जाती है कि बच्चा किस तरह से काम कर रहा है, हुआ क्या है। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में कमी है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया था कि हम अपने बेटे को रात को कॉल करते हैं, उसने गूगल मीट पे लिंक बना दिया, तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन हम गूगल मीट के लिंक को जाए ही ना, हम रात को कॉल करें ही ना, हम खुद सुबह 4 बजे उठे और अपने बच्चे को सुबह 4 बजे कॉल करें, अब भाई तू उठता है कि नहीं उठता, दिनचर्या का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उपासना और व्यायाम को आपने जोड़ा, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, स्वाध्याय। चाहे हम दिन भर में आधा घंटा ही स्वाध्याय करें, क्रांतिकारियों को पढ़ें, ब्रह्मचर्य पे बहुत सारी पुस्तकें स्वामी ओमानंद जी ने बहुत अच्छा लिखा है, उनको हम पढ़ें। उससे जो चित्त में गंदे संस्कार होते हैं वो निकल जाते हैं। जो लोग फंस करके बाहर आए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी स्वाध्याय करें, और जो फंसना ही नहीं चाहते हैं वो भी स्वाध्याय करें। बस इतना सा निवेदन था जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। आपने जो अंतिम सुझाव दिए हैं ब्रह्मचर्य आदि के बारे में, स्वाध्याय से संबंधित, वो तो जब ये लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, सौरभ जी से बात करेंगे, सागर जी से बात करेंगे, तो फिर स्वाध्याय से भी धीरे धीरे जोड़ लेंगे। ब्रह्मचर्य की पुस्तकें कैसे दी जाएं, उसके बारे में और कैसे जाना जाए, वो भी हम और रख देंगे इस विषय को भी। और एक बार जो समलैंगिकता वाला विषय, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जी जिनमें लगभग लगभग आपने
विद्या ही होनी चाहिए। हाँ जी। तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है इसके समय, बहुत व्यापकता से फैली हुई है ये। हाँ जी। हाँ, इस पर भी बात एक करेंगे। मुख्य बात ये थी कि जैसे बच्चे बिगड़ते हैं, आपने बताया कि 8th 9th 11th 12th इतना में बिगड़ जाते हैं। हाँ जी। उस समय लगभग मैं समझता हूँ 80% बच्चे अपने घर पे ही रह के पढ़ाई करते हैं 12th तक। जी। यह पेरेंटिंग का विशेष ध्यान इसलिए दिया मैंने क्योंकि यही गड़बड़ होती है, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं चीजों आप। पे पढ़ना चाहिए, तो बच्चे भी अपनी दिनचर्या से ढंग से तो निकला जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए आगे कोई जिन्होंने श्री कृष्ण जी का चित्र लगा रखा है MRGARVA इस आईडी से हैं, आप बताएंगे? हाँ, किसी भी चीज पे फोकस कैसे ज्यादा आ, ध्यान आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, कृपया स्पष्टता से बोलिए। किसी भी ध्यान कैसे लगाए, जैसे पढ़ाई पर आदि चीजों पर, कार्य पर। नहीं, आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है। एक मिनट। बोल रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाएं आगे। रुकिए, हाँ बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। कि किसी बात या जिस पर आपने कोई हेडफोन या कोई ईयरफोन ब्लूटूथ इत्यादि कुछ लगा रखा है? अच्छा, ध्यान के विषय में कह रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाएं, मन कैसे टिके, ऐसा कुछ है मामला? हो सकता है उनको नेटवर्क ना हो, वो मेरी बात को पता नहीं समझ भी पाएंगे या नहीं। चलिए, यदि आवाज आए तो फिर आप बताइएगा, तब तक आंचल बहन जी आप बताइए। नमस्ते भैया जी बस यही कहना था, जैसे आज क्लास लग करी है ना आपने, मतलब बहुत अच्छी क्लास थी। हाँ जी। इसी तरह से ना, जैसे 8 साल से 15 साल तक जी। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, जी। समझ रहे हैं आप? हाँ मेरा जी। मतलब क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में? पेरेंटिंग टिप हाँ कि जी। बच्चा तो अपने में कर ही रहा है, हाँ जी। एक मतलब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो सही दिशा में जाए। जी। जी। एक जो ब्रह्मचार्य वाला है, वो मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हाँ हाँ, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए बच्चे की लाइफ में। जी। क्योंकि अगर मतलब कि जैसे आपकी क्लास लेती हूँ तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि हाँ, मुझे मतलब इतना क्लिक होता है कि हाँ, अगर ब्रह्मचार्य है तो बच्चा आगे चल के गलती नहीं करेगा। हाँ जी। तो 8 साल से 15 साल तक अगर बच्चा संभल गया तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसके बाद वो गलत हो जाएगा हाँ जी। क्योंकि है ना, जी। वो अपने धर्म से जुड़ गए या फिर जो चीजें हैं, नैतिक चीजें हैं, वो उसकी लाइफ में आ गई। तो इस तरीके की क्लास जरूर अरेंज करें भैया जी, ठीक है। क्योंकि जो हम जैसे पेरेंट्स है ना, जी। उनको मतलब ये चीज का मार्गदर्शन हो जाएगा कि हाँ, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। जी। जी, ठीक है। मैं समझ जी गया भैया आपकी जी, बात बस। को, तो अगली कक्षा इसी विषय को लेकर होगी। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कि बच्चों के निर्माण के लिए हमारी पेरेंटिंग कैसी हो, हम अभिभावक अच्छे अभिभावक कैसे बने, ताकि बच्चों का निर्माण उत्तम रीति से किया जा सके। इस पर करेंगे बातचीत अगली बार हम। और किसी को कुछ अपनी बात कहनी हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो बताइए। नहीं है? चलिए, तो जिन्होंने अभी उसके विषय में कहा था ना, हाँ, तो ये जो कह रहे थे वो मेरा नंबर ले लीजिएगा, अपना व्यक्तिगत प्रश्न रख दीजिएगा, जो भी हो वहाँ बातचीत कर लेंगे। और अभिनय भ्राता जी तो हैं ही, वहाँ से आप ध्यान सीख सकते हैं, मन को कैसे एकाग्रचित किया जाए, बड़ी उत्तम रीति से वो सिखाते हैं, तो वो भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। जी, त्रिशा बहन आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। हो सकता, हाँ जी बोलिए। दादा नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हम यह कह रहे थे कि लड़कों के ब्रह्मचर्य के ऊपर तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती है, लगभग सभी आचार्य जी बता भी देते हैं, लेकिन लड़कियों के विषय में भी ऐसे कोई चर्चा होनी चाहिए ना?
वो आप कर लीजिए। हम चाह रहे हैं कि या तो दीक्षा माँ या प्रियंका दीदी या फिर कृष्णा दीदी, इन सबको बुला करके एक मीटिंग हमारे लिए भी रखी जाए। हाँ, अब ये भी तो एक समस्या है कि कोई पहल नहीं करना चाहता। वो पहल करें, ये तो स्त्रियाँ ही करेंगी, ये हम तो नहीं कर सकते। हाँ, हम तो उनको सुझाव दे सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में कि आप ऐसा कोई शुरू कीजिए प्रकल्प कि बहिनों को जोड़ा जाए। हाँ, सागर भाई बात करेंगे, मैं भी एक बार उनसे कह दूँगा, आप भी थोड़ा दबाव बनाइएगा, तो जब वो दबाव बनेगा तो वो करेंगे शुरू। हम भी जुड़वाएँगे लोगों को, आप भी जोड़िएगा। दीक्षा माँ को भी, उनसे आप बात कर लीजिएगा, दीदी से तो हम कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा विषय बताया, क्योंकि पुरुषों के ब्रह्मचर्य को लेकर तो खूब बातें होती हैं, पुस्तकें भी खूब लिखी जाती हैं, स्त्रियों को भी लेके लिखी जाती हैं, लेकिन उन पर ध्यान कम जा पाता है, उन पर बातचीत गहरी कम हो पाती है, और विशेषकर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर तो बातें होती ही नहीं है ज़्यादातर। तो इस पर भी एक प्रकल्प शुरू किया जाए, और मैं चाहता हूँ कि उस प्रकल्प का जो नेतृत्व करें वो आप करें अपनी ओर से। किसको आमंत्रित करना है वो बाद की बात है, किस विदुषी को बुलाना है, किस आचार्य को बुलाना है, वो तो बाद में निश्चय हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहल आप ही को शुरू करनी पड़ेगी। हम उसमें सहायता करने का जितना प्रयास होगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। अभी निशांत कुमार जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो जैसे अगर आपने बताया भी कि पहले अपना सब अच्छे से अभ्यास आपने किया, फिर शादी संबंध हो गया, सब कुछ हो गया, पर मैंने ऐसे ऐसे मतलब पर्सनल मेरा ऐसा कोई अनुभव तो नहीं है जी, हाँ जी। लेकिन मैंने देखा हुआ है कि शादी के बाद भी फिर अफेयर्स होना, जी। और फिर मतलब ये आप ये क्या समझा सकते हैं थोड़ा बहुत भी कि मन भटकना, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि शायद अभ्यास भी लग सकता है उसके लिए। हाँ, पर बिल्कुल। मैंने ऐसे कई देखा है कि स्टार्टिंग में संबंध अच्छे थे जी। शादी तक, फिर कोई जीवन में कोई आया तो फिर बिगड़ने शुरू हो गए। हाँ जी। जी, जैसे हम प्रेम की बात कर रहे थे तो उसमें मैं थोड़ा सा आपके सुझाव मैं चाहता हूँ। हाँ, जिसको आजकल की भाषा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है, ऐसा कुछ? जी, राइट राइट राइट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, मामला तो वही है, ब्रह्मचर्य वाला ही। जी जी जी। जब हम अपने ब्रह्मचर्य काल में थे, विद्या के काल में थे, स्कूल कॉलेज में गुरुकुल में थे, तब भी हमने अपने जी करियर के साथ एक गलत काम किया, उसके साथ समझौता ही किया, जो हम उस दूसरी दिशा में चले गए। जो समय जी जिस चीज़ को करने का था, जिसके साथ वफ़ा करने का था, हमने उसके साथ किया नहीं। क्या नहीं जी हाँ, तो वो एक गलत काम था, गलत दिशा थी हमारी। हमको उस समय करियर बनाना चाहिए था। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए हमको अपनी विद्या पढ़नी चाहिए थी। उसको हमने उसका नुकसान किया, हानि की, गलत दिशा में गए। अब यही बात वहाँ भी लागू होगी, गृहस्थ में भी। जब आप गृहस्थ में गए, आपकी एक पत्नी या एक पति हैं, दोनों के लिए ये बात है, क्योंकि दोनों ओर से होता है ये भी। अब वहाँ भी जी क्या होगा, वहाँ भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप भी योगाभ्यास करें, ब्रह्मचर्य पूर्वक करें। अब आपके लिए, जी जैसे पहले विद्याभ्यास के काल में विद्या आपके लिए प्राथमिकता थी, अब यहाँ आपकी पत्नी या आपके पति आपके लिए प्राथमिक हैं। अब उनको छोड़ कर के आप उधर जाते हैं तो ये तो पाप है, बहुत बड़ा अत्याचार है ये उनके जी ऊपर। तो अब ये तो अपने संस्कारों का भी तो हिस्सा है ना, कि आपके संस्कार कैसे रहे, बचपन से वो शिक्षा संगति कैसी रही। तो सबसे बढ़िया बात है, जो अभिनय भ्राता जी भी बताते हैं, इन सब चीज़ों पर काम करते भी हैं, कि यम नियमों का पालन अच्छे से करें, स्वाध्याय से जुड़े रहें, सत्संगति करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ध्यान करें, दिनचर्या को अच्छी करें। ये ही उपाय हैं, इसके अलावा तो और कोई उपाय है नहीं। मतलब अगर हम संसार में रह रहे हैं जी। तो मैंने ऐसा भी देखा है जी, अभ्यास के बाद भी कहीं वो कुछ क्षण के लिए अगर उस हम एरिया कह सकते हैं वहां से अलग हो जाते हैं जी। तो उनसे गलतियां हो जाती हैं। हाँ। हाँ, आज का माहौल ही ऐसा है कि चीज़ें भड़काती हैं, हमको आकर्षित करती ही हैं इधर उधर के लिए। लेकिन अपने जी अभ्यास का यही तो है कि अभ्यास इसी चीज़ का करना होता है, और गृहस्थ में यही तप है कि आप कैसे एक पत्नी व्रतधारी रहें, एक पति व्रतधारी रहें,
और आप अपने गृहस्थ को अच्छे से उत्तम रीति से आगे लेके बढ़ें, आप अपने पार्टनर के साथ कैसे अ, विश्वसनीय रहें, आपका ट्रस्ट बना रहे, यही तो तप होता है, यही करना होता है। और इसका अभ्यास वैसे तो बचपन से ही कराया जाता है, पर अब किसी का उधर हो रहा है तो धीरे धीरे उसकी संगति बदलवाएं, या हमारे साथ हो रहा है तो संगति बदलें, अच्छे लोगों के संपर्क में बैठें, विद्याभ्यास करें, योगाभ्यास करें जम करके। धीरे धीरे आते आते चीजें ठीक हो जाती हैं फिर। जी हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद सर। हाँ जी, ठीक है जी। सागर भ्राता जी, आप कुछ कहेंगे? जी भैया नमस्ते। नमस्ते जी। जी पहले तो आपका बहुत सारा धन्यवाद भैया, इतना महत्वपूर्ण आपने विषय को उठाया, क्योंकि भारत का जो आधार है, हमारे राष्ट्र का आधार है, वो तो युवा पीढ़ी ही है हमारी आगामी। और यदि वे सदृढ़ रहेगी तो हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। आगे जाके वे भी बहुत लोगों के जीवन में प्रकाश डालेंगे, अंधकार को मिटाएंगे, ऐसी आशा है। जी। और एक सुझाव ये है भैया कि सभी से निवेदन है कि ये कक्षा भी यूट्यूब पर भी अपलोड होगी, जहाँ से भी आपको लिंक मिला है, मोहित भैया का नंबर भी है, आप उनसे नंबर मांग लीजिएगा, यानी कि लिंक मांग लीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस कक्षा को ऐसा नहीं कि आज कक्षा सुनी आपने और उसको छोड़ दिया और बस, नहीं, इस कक्षा को एक बार और सुनिए और इस पे अच्छे से चिंतन मनन कीजिए। जितनी बार आप इसको सुनेंगे तो आप अच्छे से विचार कर सकेंगे गहराई से। एक प्रश्न था भैया मेरा। हाँ जी। प्रश्न ये था कि एक मेरा छोटा भाई है, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ, बच्चों की तरह रखता हूँ। जी। अब क्या भैया, मेरा तो यानी कि मैंने इतना हार्डली पढ़ाई की नहीं है, इतना स्वाध्याय किया नहीं जी। है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की होती है। हाँ जी। अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, मगर क्या है कि अब वो एकांत में रहते हैं और बहुत पढ़ाई भी करते हैं, मगर अभी उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया पढ़ाई करते करते। प्राणायाम भी करते हैं वो, हाँ जी। मगर कुछ पारिवारिक समस्या रहती है और बहुत सारी चीजें, अभी आयु भी कम है और उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ जी। अब उनको इतनी इतनी पढ़ाई करी उन्होंने कि उनको नींद भी नहीं आती है और प्रयास करते सोने का, मगर होता नहीं, हेडेक भी होता है। तो इसके लिए क्या सुझाव है भैया, हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारी पढ़ाई भी होती रहे, हम कंपटीशन एग्जाम के लिए ऊर्जा से भरे भी रहे, और हमारे आसपास जो प्रतिकूलता उत्पन्न होती है हमारी इच्छाओं के विरुद्ध, तो हम उसको कैसे हमारे जीवन में आध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए उसको ठीक करें हम। हाँ जी। देखिए, जब कंपटीशन की तैयारी के लिए कहीं बाहर जाते हैं, अब पूरा दिन पढ़ने का ही काम है, कुछ और करना नहीं है। अब मान लीजिए मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जो खेती के प्रोफेशन में है, उसको एग्रीकल्चर में करना है, तो यहाँ तो बहुत स्कोप होते हैं कि खूब मस्ती की जाए, खूब घूमा फिरा जाए, आनंद लिया जाए, खूब मेहनत की जाए, शरीर को तोड़ा जाए बढ़िया से, और थक हार के आराम से रात्रि में सोया जाए। ये दिनचर्या किसान की होती है, हमारे जैसे लोगों की। या इसके अलावा कोई खिलाड़ी है, कोई स्पोर्ट्स में काम करता है, पूरा दिन परिश्रम करता है, पूरा दिन अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, और रात को आराम से थक करके सो जाता है बढ़िया से, उसका जीवन अच्छे से चलता है। लेकिन आजकल की जो पढ़ाई करने वाले जो युवक युवतियां हैं, जो एक कमरे में हैं इस समय, अब उनके लिए बड़ी समस्या ये है कि 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर सकते, या मान लीजिए 8 घंटे सोने के अलग निकाल दें तो 15-16 घंटे जो जागने वाले हैं उनके, अब उसमें चुनौतियां तो हैं कि अपने आप को कैसे बांध के रखें पढ़ाई में। अब पूरे 16 घंटे 15 घंटे पढ़ाई भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने दिनचर्या को कुछ इस प्रकार से बांटें कि उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए खूब स्थान दें, घूमने का स्थान दें, बीच बीच में कहीं घूमने चले जाएं, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है। एक नियम बनाएं बाहर टहलने का, छत पे टहलने का, कहीं भी किसी प्रकार से। ये जो हमेशा एक जगह पड़े रहने वाली ज़िंदगी है एक कमरे में, ये खा जाती है व्यक्ति को, बहुत खराब करती है। और एकांत में, अकेले में पड़े रहने में लगातार कोई पढ़ पाएगा, ये संभव नहीं है। कितनी चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कितनी चीज़ें उसको गलत कामों की ओर प्रेरित करती हैं, कि वहाँ से बचना आसान काम नहीं होता। तो इसलिए बाहर निकलें, जो मैं बता चुका हूँ वो सुझाव, तो वो तो वहाँ पर समाधान दिया ही था कि बाहर निकलें, घूमें फिरें, बातचीत करें, घर भी ज़रूर बात करें प्रतिदिन, यदि आप बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, घूमें फिरें अवश्य। कुल मिला के यदि आप कमरे में भी हैं तो सुबह शाम का समय व्यायाम के लिए निकालें, खूब धूमधाम से व्यायाम करें, क्योंकि हमेशा पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला, पढ़ाई में आप लगातार लग भी नहीं पाएंगे। एक समय के बाद वो पढ़ाई ही इतना परेशान कर देती है कि व्यक्ति को ये लगने लगता है कि यार क्या पता नहीं क्या हो पाएगा, मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ, अब ये कंपटीशन में तो हो ही नहीं पाएगा, इसको छोड़ो उसको करो, इन्हीं सब में लगा रहता है फिर।
और भीतर ही भीतर तनाव में जाता रहता है। बाहर निकलें, खूब फिजिकल एक्टिविटीज में जाएं, योग व्यायाम आसन प्राणायाम जो भी करने का है खूब किया जाए, थकाया जाए शारीरिक रूप से अपने आप को। यही है समाधान तो। ठीक है सागर भाई। जी जी भैया, धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा कि ये समाधान अपने छोटे स्नेही लाडले भाई तक पहुंचा पाऊं मैं। हाँ जी क्योंकि अभी बीच में मुझे मालूम पड़ा था कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, जी तो कहीं ना कहीं यही कारण था कि वो अपने शरीर को पूर्ण रूप से जिस प्रकार से थकाना चाहिए व्यायाम के द्वारा हाँ वो जी थका नहीं पा रहे हैं। हाँ जी जी। और एक छोटा सा सुझाव देना था, निशांत जी का भी बीच में प्रश्न आया था, तो बहुत सुंदर प्रश्न था। जी और उसका एक मेरे को आपने सुझाव दिया था और मैंने उसको करा भी था बीच में, मगर वो छूट गया था। जी मगर उसके प्रभाव मेरे जीवन में रहे हैं, तो एक छोटा सा अनुभव है ये सभी के लिए जो बहुत परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर या सोच सोच करते हैं और एक ही विचार का प्रवाह चलता रहता है। जी तो एक मंत्र है ओम विश्वानी देव वाला, बहुत ही सुंदर मंत्र है जी और उसका अर्थ भी बड़ा प्यारा है हाँ जी कि हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्विचार दुर्व्यवहार सब छूटे और हम अच्छे गुणों को धारण करें, हाँ अच्छी जी चीजें मिले, हमारा कल्याण हो, जी आध्यात्म के मार्ग पर हम बढ़े, मोक्ष के मार्ग पे। और एक गायत्री मंत्र है, जी तो आप इन मंत्रों की माला को जाप कर सकते हो और अर्थ सहित जाप करें और एक मन में संकल्प ले कि भाई हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मैं इस चीज में पुष्ट हो रहा हूँ, जी मेरे अंदर विद्या का वर्धन हो रहा है, अंधकार का नाश हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो ये भी आपको जीवन में बहुत आगे पुष्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो इससे यही होगा, हाँ जी आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की उन्नति इसमें मिलेगी, क्योंकि इसमें सूक्ष्म व्यायाम भी प्राणायाम भी होता है। हाँ जी बस इतना ही कहना था। हाँ। वो तो अभिनय भ्राता जी के लिए सौंप ही दी है ना जिम्मेदारी उनको। ये तो जो व्यक्ति उनका नंबर ले लेंगे जिनको ये समस्याएं चल रही हैं, वो भ्राता जी से बात करें और धूमधाम से कैसे उपासना करनी है, उत्तम रीति से अपने मन पर नियंत्रण करना है, अपनी दिनचर्या कैसे सुधारनी है, ये वो काम बढ़िया से करा देंगे उनका सबका। ये भी समाधान दे ही चुके थे, पर आपने जो जप वाला बताया है, विश्वानी देव मंत्र और गायत्री मंत्र, बहुत अच्छा है, इसको भी लेके आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो फिर अभी कक्षा को विराम दिया जाए। अच्छा रुकिए, हाँ एक अभी प्रश्न सबसे अंत में आया है कि ओवर थिंकिंग की समस्या है किसी को। ये किसी और की समस्या है कि आप ही की समस्या है? कई बार अपनी समस्याओं को दूसरे का नाम लेके बताया जाता है। नमस्कार जी, मेरी सर्दी का दिया गया है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी है वो जुड़ी है, वो बोल नहीं पा रही है। हाँ ठीक है, बता देते हैं जी, ठीक है बताते हैं। तो ये जो समस्या होती है ओवर थिंकिंग वाली, मैं पूछता हूँ कि ओवर थिंकिंग की समस्या वास्तव में समस्या ही होती है क्या? बताइए, जिसका प्रश्न है बता पाएंगे, बोल पाएंगे? आप इसको क्यों समस्या मानते जी, वो हैं? नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए तो समाधान सीधे सीधे करते हैं फिर। जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं और ये कहते हैं कि बहुत विचार आते रहते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मन में चलता ही रहता है। खाली बैठ जाएंगे, कहीं बैठे रहेंगे तो ओवर थिंकिंग होती रहेगी, ध्यान करने बैठेंगे इतने विचार आएंगे कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ये समस्या बड़ी समस्या है, जबकि मैं इसको समस्या ही नहीं मानता। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ओवर थिंकिंग होती है। सोचिए अगर विचार आने ही बंद हो जाएं, जीवन नहीं चल पाएगा। विचार आ रहे हैं, विचार हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और हाँ, ये खराब बात है कि वो सीक्वेंस में नहीं है, एक क्रम से विचार नहीं आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अचानक से इतने सारे विचार आ रहे हैं, ये खराब बात है। अब जिनका ये प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, सीधा सीधा बताता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि कभी ओवर थिंकिंग आपने फिजिक्स पे किया? मान लीजिए आज आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, आप उस पर ओवर थिंकिंग करिए। करते हैं कभी ऐसा? नहीं करते। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उस पर ओवर थिंकिंग कीजिए। आपके ओवर थिंकिंग है ही उन चीज़ों पे जो बेकार की चीज़ें हैं, व्यर्थ की चीज़ें हैं। और यदि किसी व्यक्ति को ये फालतू के विचार पूरा दिन आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कोई काम किया नहीं है ठीक से, या आपके जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं। फिर आपका जीवन किसी लक्ष्य से हीन है। किसी अच्छे से लक्ष्य पर एक बार अपना विश्वास बनाइए, उस पर काम कीजिए, अपने आप दूर हो जाएगी ये समस्या, व्यर्थ के विचार आने ही बंद हो जाएंगे।
फिर सीधा ध्यान हमारा उसी लक्ष्य पे रहेगा, उसी से संबंधित विचार आएंगे। मैं तो कितने लोगों से कहता हूँ कि यदि ओवर थिंकिंग की समस्या है तो जो विषय आप पढ़ते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के आप चल रहे हैं, उस पर खूब ओवर थिंकिंग करें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, गणित में सुबह को पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, पढ़ के आने के बाद में अब पूरा दिन खूब ओवर थिंकिंग कीजिए। इसमें ओवर थिंकिंग का मतलब होता है खूब सोचना, खूब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर विचार करना, सोचना। सोच के देखिए, खूब सोचिए। मैं तो कहता हूँ पूरा दिन सोचिए, 10-10 घंटे सोचिए। उसमें तो मज़ा ही आने वाला है, नई नई चीज़ें निकल के आएंगी। जो बड़े होनहार लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो ओवर थिंकिंग ही तो करते हैं। एक पॉइंट को लेके बैठ जाएंगे, एक बिंदु को लेके बैठ जाएंगे और उस पर खूब सोचते हैं, जमकर सोचते हैं, खूब विचार चलता है उनका। घंटों घंटों एक ही टॉपिक पे बैठे रहते हैं। एक साधक भी यही करता है, एक योगी भी यही करता है, एक स्वाध्यायशील व्यक्ति भी यही करता है। कहीं किसी शास्त्र का कोई वचन पढ़ा, पूरा दिन सोचे जा रहा है, उसी पे बैठा है तो सोच ही रहा है, सोच ही रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो ओवर थिंकिंग तो होनी चाहिए। पर आपकी यदि ओवर थिंकिंग दुनिया भर के विचारों को लेकर के है, आधा घंटा हुआ नहीं है कि हजारों विचार आपके मन में आ गए, इसका मतलब आप खाली हैं। आपके जीवन में कोई लक्ष्य ठीक ठाक है नहीं। आज जिसको आजकल की भाषा में कह देते हैं ना कि निठल्ले हैं, या कुछ लक्ष्य ही नहीं बना रखा है, खाली बैठे रहते हैं, तो फिर तो दुनिया भर के विचार आएंगे ही। सीधी सी बात है, बात बुरी लग सकती है लेकिन सत्यता तो यही है। सही लक्ष्य हो तो ओवर थिंकिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है जी। चलिए, तो फिर सभी का बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग कक्षा में जुड़े हुए हैं। मैं सबका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग कक्षा में जुड़े, आपने कक्षा को यहाँ तक लाने में सहयोग दिया, रुचिपूर्वक आप बने रहे। सभी से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन विचारों को पहुँचाएं, अपने माध्यम से पहुँचाएं। आप पेरेंट्स हैं तो इस पर काम करें, और आप खुद अपने आप में विद्यार्थी हैं तो भी इस पर जम करके काम करें। अपने साथियों को भी ये सब बातें बताएं, उनको भी संभालें, उनके भी जीवन को बचाएं, और हम अपना खुद के व्यक्तित्व का निर्माण करें, अच्छे समाज का निर्माण करें, और एक बेहतर और उत्तम राष्ट्र को हम बनाने में सहयोग करें। आचार्य जी ओम। जी माता जी, फिर से बोलिए, क्योंकि मुझे लगा गलती से आपका अनम्यूट हो गया, मैंने म्यूट कर दिया था।